अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती मंसूबा भेज दिया। अमेरिका की जानिब से ईरान को भेजे गए 15 नुकाती अमन मंसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की सालिसी में किरदार अदा कर रहे हैं। चीन का ईरान को अमेरिका से मुज़ाकरात का मशवरा, पाकिस्तान ने मेजबानी की पेशकश कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा ईरान किसी भी कीमत पर मुआहदा करना चाहता है, मुज़ाकरात वहीं से शुरू करेंगे कि एटमी सलाहियत नहीं होनी चाहिए। अब हम दुरुस्त अफराद से बात कर रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं वो डील चाहते हैं। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान की आमादगी पर पाकिस्तान बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की हिकमत अमली पर गौर। पाकिस्तान का उभरता हुआ सालिसी किरदार भारत के लिए गहरा सफारती धक्का। भारतीय मीडिया के तबसरे, कहा मोदी सरकार के बुलंद और बांक दावे बेनकाब हो गए। पाकिस्तान की अमली सफारतकारी ने भारत को पछाड़ दिया है। भारतीय जरीदे द वायर ने लिखा कि पाकिस्तान ने मोदी सरकार को हर महाज पर शिकस्त दे दी है और वाशिंगटन ने दिल्ली की जगह इस्लामाबाद के मशरिक़ वुस्ता में अहमियत तस्लीम कर ली है। पीपल्स पार्टी एक मोहल्ला ठीक नहीं कर सकती, उसको पूरा सूबा दे दिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक किसी को जबान पूछकर कत्ल नहीं करता। यहाँ सिंधी, पठान, पंजाबी सभी हादसा का शिकार हो रहे हैं। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध वाले बल्दियाती निज़ाम की वजह से ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ सके क्योंकि हर जगह पानी जमा था। सूबे में सिर्फ हुकूमती अरकान को सरकारी स्कीमें मिल रही हैं। सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध का हाल एक जैसा है। देही इलाकों में भी दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। कराची में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान, कुछ इलाकों में जालाबारी भी मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला दाखिल हो रहा है जो कराची के मौसम पर बराह रास्त असरअंदाज होगा। इस सिस्टम के तहत आज शाम से शहर में बाकायदा बारिश का आगाज हो सकता है। पहले मरहले में आज और कल, जबकि दूसरे मरहले में 28 और 29 मार्च को भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सिंध हुकूमत ने बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र कराची इंतजामिया मुतहर्रिक, रेन इमरजेंसी से निपटने के इकदाम कर लिए गए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुशामदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं हम उन खबरों से जो कि कल से बल्कि पूरे हफ्ते से गर्दिश कर रही हैं। जब से ईद खत्म हुई है उसके बाद से ये बातें की जा रही है कि मजीद बारिश हो सकती है। पूरे मुल्क में ही बारिश की पेश गोई है। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताते हैं कराची में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौसम खतरनाक रुख भी इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात ने ये वार्निंग जारी की है कि 29 मार्च के दौरान यानी 28-29 मार्च के दौरान तक बारिश का इम्कान है कराची में, और कुछ इलाकों में जालाबारी भी हो सकती है। ऐसे में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान के रास्ते सिंध में दाखिल हो गया है और उसके असरात कराची समेत कई अजला पर पड़ेंगे। और न सिर्फ ये कि बारिश होगी बल्कि तेज़ हवाएं और आंधी भी मुतवक्किल है। इसलिए शहरी एहतियात करें, खास तौर पे कमजोर इमारतों और साइन बोर्ड से दूर रहें। एब्सोल्युटली। और अब बात कर लेते हैं कि इकोनॉमी की वजह से जो सोने की कीमतों पे असर पड़ा था, अब वापस वो अपनी जगह पर आहिस्ता आहिस्ता करके आ रही हैं। हमने देखा कि 43,000 नीचे गिरा फी तोला सोना, और फिर यकमुश्त हमने कल ही देखा कि 16,300 रुपये का इजाफा हो गया। एब्सोल्युटली। और नई कीमत अब 4,64,062 रुपए तक पहुंच गई, जो मार्केट में एक बड़ी तब्दीली समझी जा रही है। तो आम सार्फिन के लिए सोने की कीमत में इजाफा अच्छी खबर नहीं, लेकिन हमारे पास शायकीन क्रिकेट के लिए है अच्छी खबर, और वो ये कि PSL का मैदान सजने में बस अब एक ही दिन रह गया है। कल से क्रिकेट का बड़ा मेला शुरू हो रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग का नया शेड्यूल जारी हो चुका है। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक जारी रहेगा और कराची और लाहौर में खेले जाएंगे ये मैचेस। टूर्नामेंट में शायकीन को ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। कल तक फैंस थोड़े से परेशान हो रहे थे क्योंकि ग्राउंड में आने की उन्हें इजाज़त नहीं है, लेकिन ज़रा हौसला रखिए क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि सिचुएशन जैसे ही अंडर कंट्रोल होगी, पॉसिबिलिटी है कि फिर फैंस को या शायकीन को ग्राउंड्स में आने की इजाज़त भी मिल सकती है। एब्सोल्युटली। तो इन सारी चीज़ों पे हम शो में आगे चल के तफसील से बात करेंगे। आगाज़ करते हैं बड़ी खबर से। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी जो कि कम होने के बजाय पेचीदा होती जा रही है।
एक तरफ तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले मौखर करने का ऐलान किया, टू द फैक्ट कि वो तो यहाँ तक चले गए कि द वॉर इज ओवर। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल ने हम तंजीबात को निशाना बनाया है और ताज़ा हमलों में ईरान की शहरी आबादी पर बमबारी करके 12 शहरियों को जाँ बहक भी कर दिया है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के आला तरीन एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पर पीठ पर छुरा घोंपने का इल्जाम लगाते हुए उनके साथ तो बातचीत करने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ एक और अहम पेशरफ ये भी सामने आई है कि व्हाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक की है कि डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। ये रब्ता इस बात की भी निशानदही करता है कि पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर अहम सफारती किरदार दिया जा रहा है। ख़ास करके ईरान से मुतालिक मुज़ाकरात के तनाजुर में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने भी ये वाज़ेह कर दिया है अब कि अगर फ़रीक़ैन तैयार होंगे तो वो सालिसी के लिए अपना प्लेटफॉर्म फराहम कर सकते हैं। अब सवाल ये बताए फैसल कि ये राबते वाकई कशीदगी को कम करने में किसी तरह से मददगार साबित हो सकते हैं या नहीं, बट दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द अदर पार्ट ऑफ स्टोरी इज़ कि जो हमारे डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है इस खित्ते में अपना किरदार अदा करने के लिए अपनी पावर, अपनी स्ट्रेटेजिक पावर भी दिखा रहा है, इस पर भारत को खासे मसाइल हो रहे हैं। जी हाँ, पहले तो ये कि भारत ने एक खुद साख्ता अपनी खबर लगवाना शुरू की कि भारत भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कोई सालसी वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत तकलीफ़ है भारत को क्योंकि पाकिस्तान ने जो इस वक्त पोजीशन अपनाई है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा भारत को तकलीफ भी पहुँची है। तमाम तर चीज़ों पर बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बक़ाई साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ट्रंप तो ऐलान करके जा रहे हैं कि जी जंग ख़त्म, 5 दिन का उन्होंने वक्फा लिया था, अब कह रहे जंग ख़त्म हो गई, क्या वाकई इज़ इट ओवर? देखिए, ट्रम्प तो पहले भी कई दफा अपनी फतह का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी ये जो पेशरफ्त हुई है ये अहम है क्योंकि शायद बातचीत की तरफ बात बढ़ रही है और ईरान भी इसके लिए तैयार है। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें जो एड्रेस करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्टीज है जो निगोशिएशंस के लिए मीट कर रही हैं, उस पर भी ईरान ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और फिर जाहिर है कि ईरान ने 6 शराइत सामने रखी हैं। अमेरिका ने एक बहुत वाज़ेह शर्त सामने रखी है और फिर हम भूल जाते हैं कि इस टेबल पर इजराइल मौजूद नहीं है और बहुत लोगों का ख्याल है कि जितनी भी दफ़ा निगोशिएशंस की एफर्ट ली गई हैं उसको इजराइल ने सबोटाज किया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का जो सिफारती किरदार है वो उसने मजीद अहमियत हासिल की है, पाकिस्तान का स्टेचर बढ़ा है और पाकिस्तान ऐसे मुल्क के तौर पर उभरा है जो एक्सेप्टेबल है ईरान को भी, गल्फ स्टेट्स को भी, सऊदी अरब को भी और अमेरिका को भी। और इजराइल ने भी कोई डायरेक्ट एतराज नहीं किया क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की कल कॉन्वर्सेशन थी उसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल ऑन बोर्ड है इन कॉन्वर्सेशन में। तो अभी हमें बस उम्मीद रखनी चाहिए कि जंग इख्तिताम को पहुंचे और जो सूरत हाल है वो ठीक हो, क्योंकि जो पेन है वो ज़ाहिर मिलिटरीली तो तकलीफ होती है जब जंग होती है, लेकिन जो उसका इकोनॉमिक पेन है वो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है। राइट, हुआ बक़ाई साहब ये बताइएगा, बाय एनी मीन्स क्या हम ये सोच सकते हैं कि किसी भी तौर से अमेरिका ये सोचेगा कि उसे ईरान में अपना फुट लेकर आना है? कल हम देख रहे थे कि कुछ 3000 ट्रुप्स की बात की जा रही थी, उनकी 82nd बटालियन का जिक्र कर रहे थे वो कि जी वो ऑन ग्राउंड गल्फ रीजन में उतारे जा सकते हैं। सो शुड वी थिंक इट इज़ गोइंग टू बी फॉर ओवरऑल गल्फ रीजन या खास करके ईरान के लिए ये हो सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है दैट मीन्स कि दिस वॉर इज गोइंग टू कंटिन्यू। देखिए जी, 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक बात ये सामने आ रही है कि ये जो 5 दिन का पॉज उन्होंने अनाउंस किया है सीज फायर में, अव्वल तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इजराइल अभी भी हमले कर रहा है, ईरान अभी भी जवाब दे रहा है। जो दूसरी बात सामने आ रही है वो लोग समझ रहे हैं कि ये कोई स्ट्रैटेजिक पॉज है कि मार्केट सेंटिमेंट बेहतर हो जाए और कुछ स्टेबिलिटी आ जाए और उसके बाद 5 दिन बाद ये जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद बात की है और ये भी खबरें आ रही हैं कि लोग जो हैं तैयार हो गए हैं और कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं होने के लिए, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों का ये भी ख्याल है कि दिस इज जस्ट
रोक आई है ताकि वो अपने आप को कर सकें और फिर दोबारा ये जंग शुरू हो। अगर ये जंग दोबारा शुरू होगी तो फिर ये फैलेगी भी, उसके वाजे हमें इशारे मिलते हैं। ऑलरेडी इराक, लेबनान में ये फैल चुकी है, गल्फ स्टेट्स टारगेटेड हैं, सऊदी अरेबिया टारगेटेड है। अगर मजीद फैलती है तो फिर जो लोगों का खदशा था कि दिस टर्न इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर ज्यादा वाज़े तौर पे सामने आ जाता है, क्योंकि जाहिर है ईरान की पुष्तपनाही रशिया कर रहा है, तो सूरत हाल मजीद मखदूश हो जाएगी। तो जितनी भी सेन वॉइसेस हैं और जितने भी लोग ये कहते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करे, खुदा करे सिचुएशन में, उनका ख्याल यही है कि जो इस्लामाबाद में होस्ट कर रहा है और जो ये नेगोशिएशंस की शुरुआत हुई है, इससे कोई مثبت नतीजा निकल आएगा। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं बातचीत की, जो कि अमेरिका कह रहा है कि जी हमारी हो रही है, ईरान कह रहे हैं नहीं जी, उन्होंने तो सीधा कह दिया है कि हम बैक स्टैबर से तो बात करेंगे नहीं। भाई टॉक अबाउट बातचीत, हम इससे क्या अखज़ करें? क्या ये 2015 वाला जो JCPOA हुआ था, ईरानी मुआहदा जो हुआ था न्यूक्लियर वाले मामले पे, कि जिस पे ईरान को पीछे हटना था, अपने सेंट्रीफ्यूजेस कम करने थे, बदले में ईरान पे से माशी पाबंदी हटनी थी, क्या उसकी तरफ दोबारा जा रहे हैं? देखिए, JCPOA को तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने गैर फाइल किया था। यस। और उनकी दूसरी जब टर्म आई तो उसमें मजीद उसको नुकसान पहुंचा, बल्कि वो फिजल आउट ही हो गई। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो बातों का इशारा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी बात हुई है और उस बातचीत में वो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार होने को तैयार है। ईरान तो पहले भी इसकी बात को अग्री कर चुका था। जिस वक्त ये हमले शुरू हुए, जिस वक्त ये नेगोशिएशन सबोटाज हुई, उस वक्त ईरान ने तो बहुत अकोमोडेशन की थी, न सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम की अफसद की, बल्कि उसको रिड्यूस भी करना, और साथ साथ मिडिल रेंज पर भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी। और कहा यह जा रहा था कि टेक्निकल सेशंस की तरफ बढ़ने वाले थे, मेजर बातों पर कंसेंसस बिल्ड हो गया था। लेकिन क्योंकि हमला कर दिया गया, जाहिर है बैक टू स्क्वायर वन हो गया। और यही वो चीज है जो अब ईरान के अंदर एक ह्यूज मिसट्रस्ट है, स्केप्टिसिज्म है, और वो ये कहता है कि हम कैसे भरोसा करें, क्योंकि 2 दफा कॉन्वर्सेशन, गुफ्तगू, नेगोशिएशन के दौरान हमले हुए। अब जो ये सूरत हाल बनी है, मेरे ख्याल है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि जाहिर है नेगोशिएशन उस वक्त ही होती है जब कुछ गिव एंड टेक हो, ताकि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हुर्मुज़ का कंट्रोल है वो ईरान अपने ही हाथ में रखेगा। वो उसके पास एक अश्योरेंस और गारंटी है कि अगर दोबारा उस पर हमला किया जाए तो फिर वो हुर्मुज़ बंद कर दे। और अब के हमने देख लिया कि जब हुर्मुज़ बंद होती है तो पूरी दुनिया इम्पैक्ट होती है। द इकोनॉमिक पेन becomes unbearable for the entire world. Right. Let's talk about regime change. पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक एक्सट्रीम थॉट है वहाँ पर और इस वजह से इस regime को चेंज होना चाहिए। नाउ मेरे ख्याल में इसका बहुत ज़्यादा लेना देना उनकी जो यूरेनियम अफजूदगी है उससे भी है। दे वांट कि कोई ऐसी हुकूमत आ सके जो उनके साथ अलाइंड हो, यानी USA के साथ अलाइंड हो, दैट मीन्स इजराइल के साथ अलाइंड हो। डू यू थिंक इन सारे सर्कमस्टांसेस में जो इस वक्त हम लेबनान की सूरत हाल देख रहे हैं, यूरेनियम की अफजूदगी गिव अप कर सकता है, और किस हद तक ईरान गिव अप कर सकता है, नोइंग के क्या रिजल्ट आगे पीछे के जो मुल्क हैं उनके साथ देख रहे हैं वो हो रहे हैं? देखिए, ईरान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाना चाहता, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाना चाहता, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, ग्रीन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एनर्जी पर्पसेस के लिए है। ये अमेरिका और इजराइल की इनसिक्योरिटी है, बिलखुसूस इजराइल की इनसिक्योरिटी, जो वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बार बार फ्लैग करते हैं। और इराक की सिचुएशन के बाद हमें पता है कि बार दफा ये स्मोक स्क्रीन के तौर पे अनफ्रेंडली रिजीम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर कोएलिशन ऑफ विलिंग से इराक में अमेरिका दाखिल हुआ था, तो जाहिर है वहाँ कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि जो ईरान के साथ जंग है ये इराक वाली इन्वेजन की प्लेबुक में से ही इसको फॉलो अप किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि इराक तो उस तौर जवाब नहीं दे सकता था जिस तरह ईरान ने जवाब दिया है और रिटेलिएट किया है, और एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनाई है।
बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को और इजराइल को अंदाजा था कि उनका मिसाइल रिजर्व इतना है कि वो इस कदर हार्ड टाइम दे सकते हैं मिडल ईस्ट में, गल्फ स्टेट्स को भी, सऊदी अरब को भी और टेल अवीव को इटसेल्फ भी। कल भी ईरान ने एक मुश्किल ऐलान किया, उसने कहा है कि वो उनके फेवर में भी बॉम्बिंग करेगा जो लेबनान के पैलेस्टीनियंस पे तवासुल के साथ इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है। तो देखिए 3 हफ्ते हो गए आज 21वां दिन है जंग को, और अभी तक अगर रॉक सॉलिड रिटेलिएशन मोड में है ईरान तो यही उसकी फतह है। और जहां तक रिजीम का ताल्लुक है, देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के हवाले से रिजीम चेंज हो गई है क्योंकि टॉप लीडरशिप उन्होंने एलिमिनेट कर दी है, लेकिन जो रिजीम का कलर और कम्प्लेक्शन है तो वो तो वही है जो जिन लोगों को एलिमिनेट किया है उनका था। इनफैक्ट बहुत लोगों का ख्याल है कि जो लोग अब पावर में आए हैं वो ज्यादा रेडिकल हैं। पहले वाले लोग पढ़े लिखे थे, ग्लोबल सैवी थे, पॉलिटिकली सैवी थे, कॉन्वर्सेशंस में थे। अब जो लोग आए वो ज्यादा रेडिकल हैं। देखना है कि सूरत हाल कैसे बढ़े आगे। फ्लूइड, पूरी दुनिया परेशान है और पाकिस्तान, तुर्किया, इजिप्ट फ्रंट लाइन में है नेगोशिएशंस के, और भी 20-22 मुल्क हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि सूरत हाल चली जाए। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा हमारे साथ मौजूद थी और इस अहम मुद्दे पे बात थी। और अब देखना यही है सादिया कि पाकिस्तान इस मामले को लेके आगे कैसे बढ़ता है। जस्ट वांटेड टू पुट इन वन थिंग, और इसराइल की तरफ से लेटेस्ट बयान ये आना कि तुर्की इज़ द न्यू ईरान। इस सारे मामले के साथ आप कैसे खित्ते की सिक्योरिटी के मामलात को लेके आगे बढ़ेंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। लेकिन पाकिस्तान के पास द वर्क इज़ कट आउट, और इसका एतराफ़ जो है वो अमेरिका भी कर रहा है। जो गुफ्तगू हुई है बिटवीन जनाब मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप, तो रवाबित भी बरकरार हैं, भरपूर हैं, और पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है सालिसी की, और पाकिस्तान की इस नई उभरती हुई जो स्टैंडिंग है उससे जो लोग परेशान हैं वो तो परेशान रहेंगे। एब्सोल्युटली। अब देखना ये है कि अमेरिका का ये जो किरदार है वो कितना बैकफुट पर जाता है या नहीं जाता है। ईरान को इसका क्या फ़ायदा हो पाता है, ये गेम हमें देखना होगा। पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर पाता है। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं ब्रेक। देखते हैं आपको इस ब्रेक के बाद। क्या क्रिकेट फैंस तैयार हैं? एक दफ़ा कहते हैं फिर आपको खुशामदीद, क्योंकि PSL आ गया है, मैदान सजने वाला है। कल से एक्शन नज़र आएगा, और इससे पहले कि आप एक्शन देख सकें आपको ये भी बताएं कि PSL का सॉन्ग भी रिलीज़ हो चुका है जो कि अब धूम मचा रहा है। कैसा लगा आपको वो? I sort of did like it, but I do like जो शुरू के वर्जन के सॉन्ग्स थे वो मुझे हमेशा ज़्यादा पसंद। सुन लेते हैं थोड़ा सा जनाब। द नेम इज़ खेलेंगे बीट पे, और इसमें गाना भी है, रैप भी है, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द फ्लेवर्स। बहुत से लोग इसे पसंद कर रहे हैं, बहुत से लोग इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीच में एक रैप का पार्ट है जिसमें जो रैपर खातून है वो दिखाती हैं कि दांत में घुस है। उस पर बहुत सारे मीम्स भी चल रहे हैं कि चूज योर वेपन, टूथपिक दे दें इनको अब। लेकिन चलें, खैर हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अवैस, क्रिकेट एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, गुड मॉर्निंग, लवली टॉकिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो जनाब बहुत सारे मसाइल, परेशानियाँ, नाम चेंज, ओनर चेंज, खिलाड़ी आ रहे हैं, खिलाड़ी नहीं आ रहे, खिलाड़ी फाइनली आ गए। इस सब के बाद टुमारो इज़ द डे। सबसे पहले ऑब्वियसली मसला तो है बहुत सारा फैंस को कि यार ये क्या हुआ, क्राउड नहीं है, बट हमें सिचुएशन भी देखनी है रीजन की, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है ओवेस के क्राउड के बगैर हो रहा है, या फिर यहाँ के क्राउड को PSL अपने होम ग्राउंड में देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार आपकी बात हुई लोगों से, कैसे इन्होंने टेकअप किया इस सारे मामले को, द क्राउड एंड ऑल? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप दोनों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। अनफॉर्चुनेट देखें, मुझे पता जैसे कोई सिनेरियो बना हुआ है पूरी दुनिया का आपके सामने। सबसे बड़ा तो चैलेंज ये था कि प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कैसे लाया जाए, क्योंकि जो ट्रैवल आइटनरी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। आपको पता जो इश्यूज थे, फ्लाइट स्केड्यूल की बात करें, कुछ फ्लाइट्स अपना किसी ममालिक से नहीं आ रही थी पाकिस्तान डायरेक्ट, तो बहुत से ज़्यादा ये इश्यूज बने हुए थे। फिर क्लैश बिटवीन दी IPL, आपको पता ऑब्वियसली वहाँ पर पर्स मनी थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू PSL, वो भी एक चैलेंज था आपके लिए। फिर सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो अनफॉर्चुनेट एक सर्कमस्टांसेस इस वक्त अफगानिस्तान वाले मामले के हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
मुझे याद है कि जैसे आपने एक जो बात की कि कोविड में मैं खुद एक टीम का हिस्सा था, तो या उस वक़्त हमें लगता ऐसे था कि शायद ग्राउंड में या रूम में हमारे जिन बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जो सूरत हाल थी, अल्लाह ना ही करे कि ऐसी सूरत हाल वापस आए। लेकिन जो ख़ास करके 3 नई टीम्स हैं जिनकी मैं बात करूँ, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे आप रावलपिंडी की बात कर लें, मुल्तान सुल्तान के मुल्तान क्योंकि नए ओनर हैं, हम्म, उनके लिए थोड़ा-सा टफ़ टाइम ज़रूर होता है, क्योंकि जब आप एक ब्रांड को बिल्ड कर रहे होते हो ना, तो उसके लिए आपको क्राउड का वो जो फ्लेवर है, वो जो कि कुछ टीम्स थी, अभी भी मैं एक टीम के साथ काम कर रहा हूँ, तो उस टीम का यही काम था कि उन्होंने कहा था कि हम लोग क्राउड को किस तरीके से एंटरटेन करेंगे, चाहे या फैन की बात करें, एंटरटेनमेंट जोन्स की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि जैसे भी आपने श्रीलंका में देखा होगा, वर्ल्ड कप में तो एक जोन बनाया गया था जहाँ पर जी। फैंस आके मैच देखते थे, अगर स्टेडियम में ना सके तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। लेकिन आई नो दिल टूटा हुआ है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि यार नहीं होना चाहिए था, मैं खुद कहता हूँ कि यार होना चाहिए था, क्राउड आता, लेकिन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल जो आप कर सकते थे, क्योंकि अगर आप पीएसएल की बात करें, बहुत से लोग बात करते हैं कि इसको आप रीस्केड्यूल करते, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के इस वक्त कैलेंडर देखें, इस साल के अंदर बहुत ज्यादा बिजी है। आपने इंग्लैंड भी जाना है खेलने के लिए, हम्म, आपने बांग्लादेश में भी जाना है, बहुत से अपना बीच में वेस्ट इंडीज की सीरीज है, बहुत सी सीरीज बीच में आपकी आनी है, तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट जो आप कर सकते थे। और इस सारी सर्कमस्टांसेस में फिर मैं कहता हूँ कि अगर मैं वो 10 एडिशंस को देखता हूँ एज कम्पेयर टू दिस एडिशन, थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि बीच में आपको पता है ऑक्शन वाला मामला भी आ गया। जी। इट वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्शन, बहुत से अभी भी मैं कहता हूँ कि प्लेयर्स मिसमैच जरूर है ग्रुप्स के, अपना टीम्स की अगर आप बात करें बड़े नामों की बात करें, स्मिथ की बात कर ले, उन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान सुपर लीग को, तो स्लो एंड स्टडी में कहता हूँ कि आपको फ्रूट जरूर मिल रहा है, लेकिन इट्स नॉट कंफर्म्ड येट। कल भी बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ग्रुप के अंदर के अगर सूरत हाल बेहतर होती है आगे जाके थोड़ा सा, चाहे वो बीच में हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, हम्म। तो शायद क्राउड को वापस अलाउ कर दिया जाए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जो भी है, हम्म, लेकिन ऑल द बेस्ट मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान सुपर लीग 11th एडिशन को, जो बेस्ट पॉसिबल था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया इस दफा। राइट। कल भी वी वर टॉकिंग अबाउट पीएसएल, तो मेरा यही सवाल था, आई एम गोइंग टू आस्क दिस बिकॉज ऑब्वियसली आपका अपना भी पार्ट है, एंड यू सेड कि यू नो योर ओन फ्रेंचाइज वाज थिंकिंग कि किस तरह से क्राउड को एंगेज करना है। अब क्राउड ऑब्वियसली नहीं है शुरू, जब तक अभी तो नहीं है जो सिचुएशन है। हाउ आर फ्रेंचाइजेस थिंकिंग कि वो किस तरह से क्राउड को, मतलब लाइक फैंस को एंगेज करने जा रही हैं जो सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करते हैं या देखते हैं, क्योंकि आपने अपनी टीम की एक हाइप तो क्रिएट करनी है, वही हाइप आपके जो फैन होता है उसको आपके मैच की तरफ लेकर आता है, यू नो, एंड दिस इज वन वे ऑफ बिजनेस जहां से पीएसएल ने अब बिजनेस करना है। क्राउड तो नहीं आ रहा शुरू में। देखिए मैंने कहा ना कि एक फैन जोन का होता है या फैन एंगेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो अगर वो नहीं काम करता तो आपका जो सेकंड अपना कमांड जो होती है, जो जेन में आती है, फिर एक ही चीज़ आती है। क्योंकि जब हम इन टीम्स की बात करते हैं ना, जो मुझे भी हमेशा एक शिकायत रही है ज़्यादातर टीम्स के साथ, वो ये होता है कि किसी भी इलाके की अगर वो टीम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाहौर में हो या लाहौर कलंदर है या रावलपिंडी की आप बात करें, क्योंकि जो पिंडीज की बात करें उसका एक और थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो पिंडी का एक जो कल्चर उन्होंने टच उसको दिया है। ज़्यादा लोग ये शिकायत करते हैं कि जो आपका जो वार्डरोब होता है, जो खास करके किट की बात किट करते हैं, वो ईजिली फिजिबल नहीं होती। आज भी मुझे पता है ऑनलाइन है, मर्चेंडाइज स्टोर्स हैं, उसमें से भी अगर आप मैं रियलिटी के ऊपर चेक की बात करूं, पाकिस्तान अवाम की बात करूं, तो उसमें से शायद 70 to 80% लोग हैं जो कि मर्चेंडाइज ऑनलाइन को खरीद सकते हैं। खरीद ज़्यादातर सकते आज भी हैं। 15% होंगे जो कि एक्सेसिबल नहीं है, या जिनको नहीं पता। तो बड़ा एक अच्छा तरीकाकार होता है कि आप उस शहर के अंदर उस मर्चेंडाइज का स्टोर को लॉन्च करें या हर जगह आपको उनकी किट्स नजर आए, ताकि वो जो एक लोगों के अंदर एक और होता है। क्योंकि इस वक्त मैं पिंडी की अगर बात करूं तो लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे थे कि इनकी किट कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो जो एक फ्लेवर उस वक्त नहीं था कि पता कि अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो सारा होना है। तो ये बेहतर होगा कि आप अगर आप मर्चेंडाइज स्टोर जो उनसे अगर उसको आप थोड़ा सा अनाउंस कर देते हो सिटीज के अंदर, उसके अलावा आप थोड़ा सा कुछ विनिंग मोमेंट्स रख देते हो, कुछ अपना चाहे आप बोनस की बात करें कि प्लेयर एंगेजमेंट होता है कि अगर एक बंदा है, दो बंदे हैं, उनको आप प्लेयर्स के साथ मिलवा देते हो, कुछ दिलवा ना दें कुछ आप लकी यार। ड्रॉज वगैरह कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं जिसके अंदर आप प्लेयर एंगेजमेंट को या फैन को अटैच रखते हो। क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त आपको पता है जो मेहनत करने की जरूरत होगी वो ब्रॉडकास्टर को, खास करके उनकी सोशल मीडिया टीम को होगी, कोई भी टीम की अगर आप बात करें। और इस दफा हैट्स ऑफ है, ज्यादातर आप पीएसएल की सोशल मीडिया टीम्स की बात करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे उन लोगों ने इंटरनेशनल अपना जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं उनको ऑन बोर्ड लेके वो अपने उस पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो उनकी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक आम इंसान के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं बलोचिस्तान जाता हूँ, आप भी डेफिनेटली गए होंगे क्वेटा। क्वेटा लोगों का सबसे बड़ा शिकायत यही होती है क्वेटा की, हम नहीं कहते यहाँ पर टीम आके खेले, जो सूरत हाल है, डेफिनेटली सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन एटलीस्ट एक हमारी टीम है, हम चाहते हैं कि कम से कम उसका बिल्कुल। एक मर्चेंडाइज स्टोर तो यहाँ पर हो ना, यहाँ पर पीसीबी होना का एक चाहिए स्टेडियम यार। के नीचे ही
बेशक आप एक मर्चेंडाइज स्टोर लगा लें तो डेफिनेटली ओवेस मैं भाई, आपको कहता हूँ आप कि वो तो भी एक मर्चेंडाइज स्टोर की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा एक सेलिब्रेटरी मैच हुआ था क्वेटा में, वो इफ्तिखार ने जो 6 छक्के नहीं मार दिए थे वाब रियाज को। अब क्राउड आपको भी याद होगा, मतलब एक सीट खाली नहीं थी। सीट क्या है, एक सीढ़ी खाली नहीं थी। ऑब्वियसली द सर उस सिचुएशन चीज ओवर का देयर, मैं तो वो सारी चीजें। सर सॉरी मैं उस चीज का गवाह हाँ, हूँ, हाँ। उस चीज का मैं गवाह हूँ उस मैच का कि जो टिकट है उस स्टेडियम के अंदर, क्योंकि क्राउड फुल था, उस स्टेडियम के बाहर, क्योंकि पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उस स्टेडियम के बाहर भी ठीक ठाक रश था। और जी, लिटरली मैं उस चीज का गवाह हूँ कि टिकट लोग कह रहे थे कि यार 25,000 की मिलती है तो बताओ हमने हम अंदर के खरीद मैच लेंगे। देखने जाना वाह, है। यस यस, वाह। हाँ इतना मुझे ज्यादा लगता है। लोगों के अंदर वो था, तो मैंने कहा ना कि एफिलिएशन होती है हर टीम के तो साथ। इसको इसको लोगों ना के मैं मुझे इस पता थोड़ा सा हाँ, दिल टूटा। इसको अवेश भाई मैं जोड़ना चाह रहा था कि अब ऐसा नहीं है कि हम अब हमारे अंदर से ये जो फैनशिप है ख़त्म हो गई है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया टीम्स ने बहुत अच्छा किया एंड ऑल दैट, बट बॉस फैन एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है ना। एट द एंड ऑफ द डे क्राउड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी आई हेट टू कंपेयर इट बट आई हैव टू। अभी देखिए आईपीएल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये सीएसके ने एक सेलिब्रेटरी तौर पे अपना पूरा एक सारे प्लेयर्स को बुला के, तो ये मैच भी नहीं था, वो तो ऐसा ही ना, वो यार बॉल डालो मैं ज़रा छक्का मारूं, हेडन को बॉल मारो देखो छक्का कहाँ डालता है, ब्रावो को बॉल ज़रा कराओ देखते हैं छक्का कहाँ मारता है। इस तरीके की एक एंगेजमेंट थी। आधा स्टेडियम भरा हुआ था, आधा स्टेडियम। हम इस तरह का कुछ तो कर सकते हैं ना। चले ये तो 2-3 दिन पहले हुआ है ना फैसला क्राउड ना लाने का। हम तो ओवर द ईयर्स बात करें, अगर इस बार क्या बड़ा होने जा रहा था जो नहीं हो पाया। सो वी हैव टू थिंक नाउ आउट ऑफ द बॉक्स, अगर हमें फैन को खींच के लाना है, स्पेशली कराची जैसे बड़े शहर में। देखिए मैं एक टीम का ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका सबसे अच्छा जो प्लान, अगर सारी टीम्स को मैं कंपेयर करूँ ना, उनका सबसे अच्छा मुझे प्लान क्या लगा था, इस पाकिस्तान सुपर लीग की बात करूँ, इट्स न्यू फ्रेंचाइज की बात करूँ इन तीन टीम्स में से। अच्छा, उन्होंने बात की थी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैच है पेशावर में है, फॉर एग्जांपल अगर मैच आपका मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, पिंडी में मैच है, कराची को छोड़ के मैं कह रहा हूँ, उन्होंने एक अच्छा सा एक पीआर बॉक्स डिजाइन किया था। उन्होंने गाड़ियों को ऑन बोर्ड लिया था, जो भी गाड़ियां अपना प्राइवेट कंपनी से जो भी मामला था, उसको पूरा वो ब्रांड कर रहे थे। आपने टिकट खरीदनी है, आपने उस टिकट को दिखाना है, आपने वो पीआर बॉक्स देंगे आपको, जिसमें उसकी वार्डरोब होगा, उसमें कुछ अपना रिफ्रेशमेंट होगी, वो आपको उस मैच सेंटर तक लेके जाएंगे, चाहे वो पेशावर में क्यों नहीं है। आप मैच देखोगे, बाइज्जत तरीके से आपको रिफ्रेशमेंट देंगे और आपको वापस जहाँ पर स्टॉप होगा वहां पर वो आपको उतार देंगे। वो फैन एंगेजमेंट, मैंने कहा ना कि उस चीज के ऊपर डेफिनेटली लोगों ने सोचा हुआ था। ये फैन एंगेजमेंट मैंने खुद देखा था आईपीएल के अंदर। देखें, जो चीज अच्छी है वो आपको बतानी जी पड़ेगी। दुबई बिल्कुल। के अंदर जिस वक्त आईपीएल हुई थी, उन्होंने एक चीज की थी कि शारजा स्टेडियम को हब बनाया हुआ था। वहां से वो लोगों को दुबई स्पोर्ट सिटी लेके जाते थे, दुबई स्पोर्ट सिटी से वापस शारजा स्टेडियम छोड़ते थे। उससे ये था कि एक तो फैन एंगेजमेंट आपको ज्यादा नजर आती थी, और वार्डरोब की मैंने बात की ना कि अगर 1000 बंदा भी फॉर एग्जांपल एक किट पहन के अपना वार्डरोब पहन के अगर उस पर बैठता है सीट के ऊपर, तो आपको वो ब्रांड नजर आता है कि यार 1000 बंदा भी कम बंदा नहीं तो एक साइड पे बैठा हो। तो वो चीजें वो टैक्टिक्स आजमाते हैं। जो आपने इस वक्त सीएसके की बात की ना, मैं वो खुद देख रहा था, थोड़ा बहुत उन्होंने एक इवेंट रखा हुआ था यस, सीएसके ने। मसला ये था कि एज कम्पेयर टू, अगर मैं पीएसएल की बात करूं, जो फ्लाइट का रिलोकेशंस की बात करें, आई नो दे हैव, देखिए मैंने फिर खाना, जो पॉजिटिव चीज है आप हर लीग से सीखते हो, उनकी पॉजिटिव चीज है जो कि मुझे भी सीखनी पड़ेगी, जिसमें सबसे ज्यादा मैं लैग करता हूँ आज भी पाकिस्तान सुपर लीग में, वो है फैन एंगेजमेंट प्रोग्राम की। ये तो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो आज हो गया ना, लेकिन मसला ये है कि उनकी अगर मैं बात करूँ, इस वक्त लोग मुझे पता है शिकायत करें कि वहां पर क्राउड आ रहा है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन इंडिया में सूरत हाल इस वक्त डिफरेंट है। हम इस या वक्त हमारी बॉर्डर्स भी, हाँ को पता है लाइक कर रहे हैं अफगानिस्तान और ईरान के साथ, जो कि जहां पर इस वक्त जंग लगी हुई है और जो सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये भी मामला यहाँ पर था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सही। बैकडोर्स की बात करें तो लिटरली मेरे लिए इस वक्त जीत ये थी कि एटलीस्ट आपने कुछ बड़े नामों को आप अट्रैक्ट या करने में फिर भी कामयाब हुए, क्योंकि जितनी बैकडोर डिप्लोमेसी खेली गई, आपको पता आईपीएल के थ्रू हो, बीसीसीआई के थ्रू हो, तो सबको पता है कि कोशिश की गई कि इसको आइसोलेट करने की, लेकिन स्टिल पाकिस्तान एटलीस्ट इसमें कामयाब तो हुआ है। होप अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर हो। जो मैंने आपको कहा कि शायद बीच में आपको जब एक relegation सियालकोट नजर का आ जाए। नाम आ रहा था, ठीक है, गॉट योर पॉइंट परवेज, बट जब सियालकोट का नाम आ रहा था ना टीम के लिए, तो मुझे एक अच्छी चीज़ लग रही थी, बिकॉज ये कोयटा हो गया, पेशावर हो गया, ऑब्वियसली हमें पेशावर में मैचेस नहीं देखने मिलते, बट जनरली यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा तरसे हुए हैं क्रिकेट देखने के लिए, और ज़्यादा अपनी टीम की हिस्सेदारी पीएसएल में चाहते हैं, यू नो। सो आई थिंक कि इस तरह की टीम्स हमें, इस तरह के नामों वाली टीम्स हमें और चाहिए हैं। जैसे हैदराबाद है, ठीक है, गुड टू हैव दैट, पिंडी है, ठीक है, बट यू नो सियालकोट वापस नहीं जाना था समवेयर। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा हुआ कि मुल्तान
वापस आया, बट सियालकोट और इस तरह के नामों के साथ और टीम्स होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ से आपको ज़्यादा एंगेजमेंट मिलेगी. दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटरटेनमेंट. देखिए, सियालकोट एक ऐसा शहर है, आपको पता है कि हर दूसरी गली के अंदर आप अगर दरवाजा खटखटाएं, इतना तो मैं चैलेंज करता हूँ कि एक लड़का डिस्ट्रिक्ट तो कम से कम खेला ही होगा, क्योंकि उसने सियालकोट की बात, उसकी रिच हिस्ट्री है ना स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें चाहे स्पोर्ट्स की बात करें. मुझे आज भी याद है, मैं 90s की पैदाइश हूँ. आप भी इस चीज पे इत्तेफाक दोनों करेंगे कि वो जो एरा था, हम लोग उस वक्त जब हम खेल रहे थे तो फर्स्ट क्लास भी खेलते हुए हमारे जहन में एक चीज आती थी कि यार मैंने स्टैलियंस को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वो एक एरा था, आपको याद हो, एक ऑरा बना हुआ था जी सियालकोट जी, स्टैलियंस. इमरान फैसलाबाद बुल्स नजीर, की बात करें, मोहम्मद कराची आसिफ, डॉल्फिन्स था, लाहौर लायंस. उफ और आपको याद हो जब एबीएन एमरो का टूर्नामेंट होता था, यस, छतों तक रश आपको नजर आता था कि उसने जिस तरीके से वो एक फ्लेवर लेके आया. अब बहुत से लोगों का दिल इस वक्त टूटा हुआ भी है सियालकोट वाले मामले पे, क्योंकि इट्स अ स्पोर्ट्स हब, सबने कहा यार स्पोर्ट्स वापस आ चुकी है, सियालकोट स्टैलियंस वापस आ चुकी है. वो जो एक याद आपको ताजा होती है, जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है पूरी दुनिया के अंदर सियालकोट स्टैलियंस का, जो विनिंग स्ट्रीक उन्होंने रखी थी. लेकिन अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेफिनेटली क्लियर कर दिया हुआ था कि कोई भी जो बिड डालेगा बड़ा, वो पहले ही डॉक्यूमेंटेड था. डेफिनेटली वो पब्लिक अभी रिलीज नहीं हुआ था कि जो भी बिड डालेगा उसका राइट है कि वो अपनी टीम पिक कर सकता है अपने नाम से. क्योंकि गौहर की बात करें तो उनका ताल्लुक मुल्तान से बिल्कुल करीब एक शहर है, वहां से था. उन्होंने कहा नहीं, मैंने मुल्तान को ही कैरी करना है. लेकिन आपको वाली बात ठीक है कि जैसे जैसे आप ये थोड़ा सा पूल ऑफ क्रिकेट बढ़ाएंगे, एटलीस्ट पूल ऑफ प्लेयर्स भी बेहतरीन, आपके पास सही, बढ़ते रहेंगे. जो हम बात करें ना इस वक्त, हम पीएसएल की बात करते हैं, इन सारे मामलात में एक चीज तो मैं भूल गया बात करना कि इस वक्त एक यूरोप के अंदर ना EU T20 जी के जी नाम से जी, एक लीग हो रही है. उन्होंने बड़ी एक अच्छी चीज की है. मैं क्योंकि एक टीम के साथ इस वक्त काम कर रहा हूं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग. जहां पर हम बात करते हैं ना, बेस्ट बॉलर की बात करते हैं, बेस्ट बैट्समैन है, किसी भी अपना एक अवार्ड की बात करते हैं, फेयर प्ले अवार्ड की बात करते हैं, वहां पर वो स्ट्राइक रेट वाला एक अपना बीच में एक अवार्ड लेके आ रहे हैं. वो नाइस, कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं कि कौन सा प्लेयर एक बेंचमार्क को वो करेंगे, चाहे 160 है 150 है, जो भी वो बेंचमार्क एक डिसाइड करते हैं कि इस बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली कौन सा प्लेयर अट्रैक्ट करता है या अटैकिंग मोड से खेलता है कि उसको बेंचमार्क को सेट कर सके. मैं खुद चाहता था कि पीएसएल के अंदर एटलीस्ट इस जैसी इस चीज है, तरह की क्योंकि जो कोई चीजें T20 हों, गेम है, यस. जो मॉडर्न डे टीम गेम बात करते हैं, ये चीजें थोड़ी सी मिसिंग जरूर है इसके अंदर. लेकिन अच्छा, बेस्ट मैनेजमेंट हाँ, ऑब्वियसली अवैध भाई, समझती है हमसे. इस पे हम हाँ. कभी और भी बात करेंगे, क्योंकि मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि फिर क्रिकेट और बेसबॉल में क्या फ़र्क रह जाएगा. लेकिन चलें, या I'm a layman, चलें. यू आर एक्सपर्ट, तो उस पे आपकी अलग राय होगी. बट जस्ट वन लास्ट थिंग भाई, द स्टार्स टू लुक फॉर इन द PSL. अगर हम तनाजुर में बात करें वर्ल्ड कप की और बांग्लादेश सीरीज़ की, तो बड़े दिल टूटे हुए क्रिकेट फैंस के. तो पुराने स्टार्स के लिए वापसी का इम्कान कितना है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसको चाहते हैं अच्छा हो, एंड व्हाट आर द न्यू नेम्स, द न्यू एक्साइटिंग नेम्स? देखिए, एक्साइटिंग नेम्स तो ऑब्वियसली बड़े नाम तो आपके पास ओवरसीज में मौजूद हैं. जैसे मैंने स्मिथ की बात की, लेबुशेन की बात की, उसके अलावा आप कुछ और प्लेयर्स की बात कर लें. हार्डी इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन कर चुके हैं. लेकिन सबसे ज्यादा शायद नजरें मैं कहता हूँ 3 प्लेयर्स पे जरूर होंगी, जो कि 2 आपके एक्स कप्तान और एक आपका हाजिर सर्विस कप्तान है, शाहीन बाबर और रिजवान की बात करें, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा आपको पता तनकीद भी हुई. मैं पाकिस्तानी फैन की बात कर रहा हूँ कि वो किस तरीके से परफॉर्म करेगी, क्योंकि T20 की बात होती है कि क्या ये इनका फ्यूचर T20 में है या नहीं है. वो उनके ऊपर ज्यादा इस वक्त प्रेशर होगा कि वो किस तरीके से सर्कमस्टांसेस के अंदर परफॉर्म करते हैं. कल भी मैं पेशावर ज़ल्मी के कोच को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बाबर को जो उनका प्ले ऑफ स्टाइल है उससे मैं डिफरेंट नहीं करूंगा. जो नेचुरल खेलना चाहते हैं वो नेचुरल खेलें, वो जो उनका कुशन जोन है. रिजवान की बात करें, नई टीम है, उनके ऊपर प्रेशर होगा कि मैंने मुल्तान को किस तरीके से लीड किया है, जितवाया है, और उनके जेहन पे ये भी होगा मैंने T20 में वापसी कैसे करनी है. तो बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर प्रेशर भी होगा, और ऐसे बहुत से नए फेसेस हैं. मां सदाकत की बात कर लें, अंडर 19 के कुछ लड़के हैं जो कि अपना दमखम यहाँ पर, अरफ मिनहास की बात आप कर लें स्पेसिफिकली, वो बताना चाहेंगे कि यार हाँ, हम T20 मटेरियल हैं, हम पाकिस्तान का फ्यूचर है. तो अच्छा कॉन्टेस्ट जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इट्स क्वाइट टू अर्ली. फिर मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट आपको एक वीक चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूं, आपने 2 सेंटर्स में आप मैच करवा रहे हो, वो विकेट्स को फ्रेश करना है. क्योंकि इतना ज्यादा मैचेस जब खेले जाए ना, तो विकेट आहिस्ता आहिस्ता अपने एटमॉस्फेयर को डेड करना स्टार्ट हो जाती है. हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होते, तो उसको किस तरीके से वो क्यूरेटर्स काम करते हैं, ये थोड़ा सा चैलेंज जरूर होगा. लेकिन वेट फॉर कल तक के क्या स्क्वाड्स आते हैं और एक हफ्ता कैसे निकलता है, फिर जाके बेहतर सूरत हाल नजर आएगी. ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस फॉर योर टाइम. इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो. वन फॉरवर्ड के PSL किस तरह से उसका आगाज़ होता है और फैंस उसको किस तरह से एंजॉय करते हैं. और इसके साथ ही हमें लेना है ब्रेक, उस पार मिलते हैं. एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद. कराची में ईद के 3 दिनों में 150 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात हुए.
इसमें 14 कीमती जानें ज़ाया हुई और 160 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। ये सिर्फ अदाद-ओ-शुमार नहीं है, ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, एक संगीन इंतज़ामी बहरान की अक्कासी तो ये हो ही रही है। ट्रैफिक हादसात में इंसानी गलतियों के साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ भी शामिल होती हैं। कराची में कानून की अमलदारी के लिए बड़ा कदम अब उठा लिया गया है और पुलिस ने गैर मंजूर शुदा जो नंबर प्लेट्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया है। अब होगा कुछ ये कि 30 मार्च से फैंसी और प्राइवेट जो नंबर प्लेट्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ये बता रही है कि गलत नंबर प्लेट्स की वजह से शनाख्त में भी फिर बाद में मुश्किलात होती हैं कि कौन सा क्राइम किसने सर अंजाम दिया है और फिर इस तरह से उन लोगों को लोकेट करना भी मुश्किल हो जाता है। इस सिलसिले में बात करेंगे, आज हमारे साथ मौजूद हैं DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुड टू टॉक टू यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। शाह साहब, इससे पहले कि हम इस नए इक़दाम की बात करें, इट्स एन आयरनी नाउ, जब हमारे साथ आप होते हैं हम गुफ्तगू का आगाज़ ये करते हैं कि जनाब डंपर ने इसको मार दिया, टैंकर ने उसको मार दिया। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले गालिबन कोरंगी में जो वाक़या हुआ है, 2 लड़के उसमें जहाँ बहक हुए हैं। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जी लोग रॉन्ग साइड आते हैं, फला ढिमका, इसको एक तरफ रखें, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमें पता है कि ट्रैफिक पुलिस का अपना एक एम्बिट होता है। आज उस एम्बिट से ज़रा बाहर आके बात करते हैं। एज अ सिटीज़न पीर मोहम्मद शाह साहब, क्या समझते हैं ये सिर्फ एक इदारे का काम नहीं है, इसमें मल्टीपल इदारों का काम है इन सारी चीज़ों को रोकना। कहाँ कोताही हो रही है इंतज़ामिया से इन मामलात को रोकने में? थैंक यू, सबसे पहले आपने मुझे इनवाइट किया। एक्चुअली इसमें कोई शक नहीं है कि स्पाइक तो आया है एक्सीडेंट्स के अंदर और डेथ्स भी हुई हैं। और अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो हमारी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो फ्लीट है कराची के अंदर, टैंकर्स की, ट्रेलर्स की, ट्रक्स की और डंपर्स की, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। और अल्टीमेटली जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो इनके मैकेनिकल फॉल्ट्स की वजह से हो रहे हैं। और फिर कुछ हमारे मोटर बाइकर्स हैं जिनको अभी तक आइडिया नहीं है कि बड़ी गाड़ी को किस तरह से ओवरटेक करना है। सो दे आल्सो व्हेन दे ओवरटेक दे गेट इनटू द ब्लाइंड स्पॉट्स और फिर अल्टीमेटली वो उनके एक्सीडेंट्स में डेथ का बायस बनता है। तो देखिए, हमें हर तरफ से कोशिश करनी होगी। ऑल्दो ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरेटिव टाइम पीरियड से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। लास्ट ईयर 270 एक्सीडेंट हुए थे इन 3 माह में और अभी 190 हुए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम ये नहीं कह सकते कि 87 एक्सीडेंट्स कम हुए या डेथ्स कम हुई हैं तो हम कॉम्प्लेसेंट हो जाएं। इसको हमें और भी इम्प्रूव करना है। अपनी फिटनेस की रिजीम जो है बड़ी गाड़ियों की, उसको टाइटन करना होगा। जो हमारे मोटर बाइकर्स हैं उनको मजीद अवेयरनेस देनी होगी, उनको हेलमेट्स पर पाबंद करना होगा कि वो हेलमेट पहनकर चलाएं गाड़ियां। और जो विदाउट लाइसेंस छोटी उम्र के बच्चे, आप देखें ईद के दिन किस तरह से मोटरसाइकिलों पर, ये तो वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह उनको वो अलाउ कर देते हैं और वो बेचारे, उनको पता भी नहीं होता, ओवर स्पीड करते हैं तो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। तो वील हैव टू I'd rather say, DIG साहब, I'd rather say कि पता होता है बट इट्स जस्ट लाइक कि वो चांस ले रहे होते हैं। बहुत सारे वालिदैन को भी नहीं पता होता, लेकिन ऑब्वियसली जब आप इजाज़त दे देते हैं तो बच्चा फिर कहाँ जा रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये मैंने खुद विटनेस किया। पूरा बीच लग्जरी से लेकर आपको बोट बेसन तक और फिर सी व्यू जाने वाले तक रास्ते हैं। आपको सारी यंगर जनरेशन अंडर 17, 18, अंडर 18 नज़र आएंगे जो कि 3-3 बच्चे एक ही बाइक पर जा रहे हैं, फिर वो रॉन्ग वे जा रहे हैं, फिर वो रुक भी नहीं रहे किसी गाड़ी के लिए, फिर वो ओवरटेक भी कर रहे हैं। बट ऐसे में फिर ये चीज़ हमारे सामने आती है कि भाई कानून अपना किरदार क्या अदा कर रहा है। ठीक है, अगर उस वक्त उन बच्चों को नहीं रोका गया तो बाद में हमारे कैमराज, ये सारी चीज़ें क्या उनको कैप्चर कर पाई हैं, नहीं कर पाई, जो इस तरह की खिलाफ वर्जियां करते हैं। देखें, एक बड़ा चैलेंज ये भी है, जो तो नंबर प्लेट्स के साथ घूम रहे हैं तो दे आर कैप्चर्ड, देयर इज नो पॉइंट कि उनको टिकट नहीं जा रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस तरह के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट वेयरिंग द नंबर प्लेट्स, दे आर नॉट पुटिंग ऑन द नंबर प्लेट्स। और जो हमने टेकअप किया है, क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है रोड के खड़े होकर और सारी नंबर प्लेट्स चेक करना, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एक्साइज पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का साझा काम है और उस पर काम हो रहा है। मेरे ख्याल में ये 1 हफ्ता लास्ट दिया है गवर्नमेंट ने अवाम को कि भाई अपनी कम से कम नंबर प्लेट्स तो लगाएं। लोग शिकायत कर रहे हैं DIG साहब कि नंबर प्लेट्स मिल भी नहीं रही हैं। नहीं, वो हमने तो ये बड़ा क्लियरली कहा है कि वो जो गवर्नमेंट ने साइज दी हुई है नंबर प्लेट की, वो आवेजा करें। अगर एक्साइज में उनकी टाइम लग रहा है
तो लेट इट बी, उसमें अप्लाई करके और अपना नंबर है। प्लेट तो लगाएं ना कम से कम। ये तो नहीं हो सकता कि अगर वहां से इशू नहीं हो रही तो आप बगैर नंबर प्लेट के चलाएं। वो दुनिया में ऐसे ही होता है कि नंबर प्लेट जो है वो आपने लगानी होती है। बहरहाल यहाँ पे ये हाल है कि नंबर प्लेट बहुत पुरानी गाड़ी है, 80s की, 90s की, 2000 की। हाउ कुड दिस बी पॉसिबल कि 30 साल से उसको नंबर प्लेट ही ना मिला हो। हाँ। पुरानी सही। बाइक्स पर ज्यादा नंबर प्लेट्स नहीं है, नहीं पर तो फिर भी चलो समझ में आती है। हाउ कुड दिस बी टॉलरेटेड। अच्छा, अब मैं ज़रा दोबारा से इन हादसात पे आता हूँ पीर साहब। क्या वक्त आ गया कि अब हम ज़रा रोड डिज़ाइनिंग पे भी बात कर लें? एक इक़दाम उठाया गया था शाहरा फैसल पे कि जी बाइक लेन अलग कर दी जाएगी और बाकी फास्ट लेन और दीगर अलग की जाएंगी। उसका तो तिया पांचा कर दिया हम शहरियों ने, ठीक है? बाइक लेन को कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। सो रोड डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट है इंतज़ामिया के पास। अब जब ये डंपर और इनको, क्या इनके लिए भी कोई अलग लेन, एनीथिंग एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड इनटू इट? देखें इसमें बात यही है कि अगर मैं या आप आज हुक्म जारी कर दें और कल को वो इम्प्लीमेंट ना हो तो ये ज्यादा तकलीफ का बायस बनता है, मजाक बनता है। तो पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना इन्फोर्समेंट का लाना होता है। उसमें हमने यही है कि नंबर प्लेट्स को रीड करने वाली कैमरे, लेन को डिस्टर्ब करने वाली, जंप करने वाली कैमरे वो लगाने हैं। वो सही। लग रहे हैं सड़कों पर। अब वंस दे आर इन प्लेस तो फिर हम एक टाइम देंगे अवाम को कि भाई उनकी एजुकेशन के लिए कि फॉर से 1 मंथ आपने अब 1 महीने बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। सही। दिस इज इन द पाइपलाइन स्पेशली फॉर शाहरा फैसल, क्योंकि पहले भी आपने कहा कि एक बड़ा तजुर्बा हुआ था, बहुत जी। मेहनत हुई थी, जी। इसमें एक हमारे पुलिस ऑफिसर की जान भी जाया हो गई उसको जी। इम्प्लीमेंट करते करते। लेकिन अवाम जो है वो उसको बिल्कुल उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे थे क्योंकि इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं था। अब सही। कैमरे उनको पिक करेंगे और उसके बाद टिकट जनरेट होंगे तो मे बी इस खौफ से लोग कम से कम अपनी जान का ख्याल कर लें। ठीक है डिया जी साहब, लास्ट थिंग दैट आई हैव टू आस्क, पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनका अपना बड़ा एक रोल है इसमें कि वो डंपर जो बे टाइम आ जाते हैं रोडों के ऊपर। ईद के दिनों में एक बड़ी तादाद में एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो एक्सीडेंट्स किस वजह से होते रहे? आई मीन इसको भी तो कंट्रोल करना एक इम्पॉर्टेंट है ना, मेजर उसको लेना होगा। नो डाउट। देखें एक तो ये है कि ईद के दिनों में छुट्टियां होती हैं, ये बड़ी गाड़ियों वाले होते नहीं हैं। तो जो एक्सीडेंट्स हुए अगर आप उसको देखेंगे तो ये पानी के टैंकर जो यानी कि एक एसेंशियल कमोडिटी है और अनफॉर्चुनेटली वो टैंकर्स के जरिए कराची के लोगों के घरों तक जाती है। तो हमने उसको भी देखना है कि भाई वो गाड़ियां कितनी पुरानी हैं और क्या वो वाकई रोड वर्दी हैं, क्या वो रोड पे चल सकती हैं। आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे, चलते फिरते टैंकर्स का हाल देखें। अगर हम इनके ऊपर एक्शन करते हैं तो पानी नहीं पहुंचता, ये सारे ग्राउंड हो जाते हैं। So, like there has to be some policy whereby all Alright. the fleet has to be changed to a new one. तो जब तक वो हो तब तक ये इश्यूज बिल्कुल आ रहे हैं। और फिर मैं बताऊं आपको कि इनका तो कसूर अपनी जगह पर है ही, और जब वो एक्सीडेंट होता है तो वो बड़ी गाड़ी वहीं पर ही होती है, उस पर FIR होती है, वो बंद हो जाती है। जितने दिन रोड पर नहीं होती उतना नुकसान होता है मालिक का। लेकिन मैं अगेन वही कहूंगा कि जो मोटर बाइक पर हमारे नौजवान हैं, जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं, उसको हम सबकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की, मोहल्ले वालों की, टीचर्स की, असातिज़ा की, फैमिली फ्रेंड्स की, कि इसको डिस्करेज करें ऑन अ सोशल स्केल। अदरवाइज तो देखें छोटे बच्चे इस तरह से मोटर बाइक्स लेकर निकलेंगे। आप देख लें ईद के दिनों में जो डेथ्स हुई हैं, 16 साल, 15 साल, 18 साल, अंडर 18 है मोस्टली। और क्या कसूर है उनका कि उनको बाइक मिल गई, ओवर स्पीडिंग की, स्लिप हो गए, साइड में जाके लगे, सर लग गया जमीन पर, बेचारे उनकी डेथ हो गई। तो ट्रैफिक पुलिस की एक हद तक तो लिमिटेशंस हैं। उसके बाद तो फिर नेचुरली अगर नंबर प्लेट नहीं होगा और हम कोई रोडों पे ब्लॉकेट लगाकर सब बच्चों को पकड़ भी नहीं सकते, ट्रैफिक का फ्लो भी हमने मेंटेन रखना है। तो दीज हैव टू बी अंडरस्टूड, द इश्यूज आर मोर लाइक कोलैबोरेटिव काइंड ऑफ इसमें एफर्ट होगा। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू टाइम। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि बिल्कुल जहाँ पे ये बदमस्त हाथियों की तरह टैंकर घूमते हैं, डंपर्स घूमते हैं शहर में, वहीं पे शहरियों को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ एक ब्रेक ले लें, दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और कराची समेत मुल्क भर के जो लोग हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि मौसम जो है वो एक बार फिर बदलने वाला है, ख़तरनाक रुख इख्तियार करने जा रहा है। क्योंकि ये कायम महकमा मौसमियात ने 25 यानी आज से 29 मार्च के दरमियान
अगर कराची की बात की जाए पहले, तो शहर में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है, बाज़ इलाकों में तो जालाबारी भी हो सकती है। बिल्कुल, और रिपोर्ट यही किया जा रहा है कि मगरबी हवाओं का ये नया सिस्टम है जो बलूचिस्तान के रास्ते सिंध में दाखिल हो रहा है, और कराची समेत कई ऐसे अजला हैं जो इसकी वजह से मुतासिर होंगे, और बारिश के साथ तेज़ हवाओं और आंधी भी चलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और कमज़ोर इमारतों से आपने दूर रहना है, साइन बोर्ड से आपने दूर रहना है, अपना ख्याल रखना है। इस बारिश को अपने घर में रहकर एंजॉय करें, घरों से बाहर, क्योंकि तेज़ हवा या घर तूफान में के रह के साथ एंजॉय करें, घर में रहकर एंजॉय करें। या तो ये बिजली वालों को भी बोल दीजिएगा। या वो सॉरी, मुझे इसको रीट्रैक करना होगा अपने इस जुमले को। अगर आप कर सकते हैं तो भाई एंजॉय कर लें। वेल, मेक श्योर दैट यू आर सेफ, यही कहा जा सकता है, क्योंकि ये बारिशें जो हैं तूफ़ानी बारिशें कहलाई जा रही हैं, जालाबारी भी हो रही है, तो फिर आपको नुकसान अच्छा देखें, अब लोग उठाना ये पड़ समझते सकता हैं कि देखें बारिश होगी तो धूल बैठ जाएगी, उससे कितना मौसम अच्छा हो जाएगा। कीचड़ भी तो हो जाएगी। एक बात मैं बता दूं आपको, वो ये कि पिछले साल आप सबको याद होगा कि स्मॉग का बड़ा चर्चा था। कभी कराची कभी लाहौर, दोनों शहरों में, बीच में दिल्ली भी आ जाता था, रेस लगी होती थी कि भाई कौन सबसे ज़्यादा स्मॉग्ड सिटी है। तो अब रिपोर्ट सामने आई है और पाकिस्तान ख़तरनाक हद तक इस रिपोर्ट में आगे निकल चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो गुज़रा साल है 2025, पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा जो स्मॉग से मुतासरा मुल्क करार दिया गया था, और उसके जो पार्टिकुलेट मीटर्स यानी कि जो जहरीले मादे होते हैं हवा में, पिछले साल के मगर 2024 के मुकाबले 2025 में 13 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड हुए थे। सादिया, ये वो ज़र्रात हैं जो बराह रास्त फेफड़ों में दाखिल होते हैं और इतनी संगीन बीमारियों का ये बाइस बनता है। जस्ट रीडिंग वन आर्टिकल, और उसमें लिखा था कि जितनी न्यूरोजेनेसिस डिसऑर्डर्स हैं, दिमाग की जितनी बीमारियाँ, अल्जाइमर्स, वो सारी जो है इन द लॉन्गर रन, अगर आप ज़्यादा इस माहौल में रहें तो आपको इसका खतरा है, अफेक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको याद होगा फैसल, लाइक बेबी 20 years बैक इस तरह की बातें की जाती थी। हम अखबारों में इस तरह की बातें पढ़ रहे होते थे कि अगर हमने वो सारी ऐसी गैसेस जिनको हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, अगर हमने इनको कंट्रोल ना किया तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और उस वक्त हम शायद सोचते थे कि पता नहीं 50 साल में ये ऐसा होगा या 60 साल में ये सूरत हाल पैदा होने जा रही है, लेकिन नो, अब वो हो चुका है। एंड येट वो सारे लोग जो उस वक्त हमें शायद बहुत सारी हमारी आवाम को बेवकूफ़ लगते थे, जो माहौलियात को बेहतर करने की बातें करते थे, घरों से बाहर निकलते थे, एहतजाज करते थे, आज उस माहौल में हम जिंदा हैं, हमारे बच्चे उसमें सांस ले रहे हैं, हम उसमें सांस ले रहे हैं, हमारे बुजुर्ग उसमें सांस ले रहे हैं, और मुसलसल उन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं जिसके लिए हमें इससे पहले वार्न किया गया था। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है। मैं चाहूँगा योर इनिशियल रिएक्शन जब आप तक भी ये रिपोर्ट पहुँची और जब हमने देखा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉग से मुतासरा मुल्क है, ऑल्दो कि इंडिया को सबसे ज़्यादा आलूदा जो है वो शहर उनका एक डिक्लेयर किया गया है, बट हमारा फॉग से सबसे ज़्यादा मुतासरा रहा है। व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन टू इट? हाउ ग्रेव द सिचुएशन इज? जी बिल्कुल, जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो सरप्राइज नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा स्मॉग की लपेट में रहता है, ख़ासतौर पे एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से प्री मेच्योर डेथ्स जो हैं वो पाकिस्तान में रिपोर्ट होती हैं। सांस के मरीज़ों में मुसलसल इजाफा होता है, और जो विजिबिलिटी है वो हर साल हम देखते हैं कि हल्की सी सर्दी शुरू होती है तो विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, मोटरवेज बंद हो जाते हैं। तो ये फिनोमेना बहुत सालों से चल रहा है। हाँ, पिछले साल जो है ऑल्दो हमारे पंजाब साइड पे कुछ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई, लेकिन फिर भी ये मसला इतना ज़्यादा बिगड़ गया पिछले चंद सालों में कि वो इम्प्रूवमेंट एकदम से हमें नज़र भी नहीं आ सकती। तो बिल्कुल एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है हमारे मुल्क को, और ये स्मॉग का तो अब आप 5वां सीजन भी कहते हैं, ये इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन इसमें एक तो नेचुरल फिनोमेना रहा है जिसकी वजह से ये पंजाब का खित्ता ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ पे स्मॉग आती है, वो टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से, ये मैदानी इलाका है, इसको हम एयर शेड कहते हैं। यहाँ पे जब हल्की सी हवा ठंडी होती है तो गर्म हवा की लेयर ट्रैप हो जाती है, और उसमें पोल्यूटेंट्स, जो आप पार्टिकुलेट मैटर की बात कर रहे थे, PM 2.5 जो छोटे ज़र्रात हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं, तो उससे भी विजिबिलिटी इफेक्ट होती है। लेकिन बहुत बड़ा इशू है कि हमारे जो व्हीकुलर एमिशंस, पुरानी गाड़ियों का धुआं, इतने अरसे से कोई उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर इंडस्ट्रियल एमिशन, खास तौर पे ये फर्नेस जो होती है, स्टील की फर्नेसेस होती हैं वो, फिर एग्रीकल्चरल बर्निंग, यानी कि जो फसलों का फुजला जलाया जाता है सर्दियाँ शुरू होते ही, फिर सर्दियाँ ख़त्म होते ही, ये
ये सबसे बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से लोकलाइज पोल्यूशन में ज़ैनब, इजाफा आपको याद होता। होगा इनिशियली जब स्मॉग डिस्कवर की थी, जब हमें दुनिया में पता चलना शुरू हुआ था कि भाई स्मॉग भी एक चीज़ होती है, उसमें सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि चाइना का नाम सबसे पहले आता था, साउथ कोरिया का नाम बाद में आता था, एंड देन दे ओवरकेम इट। हाउ डिड दे ओवरकम? हम रिसर्च में पढ़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये जो पुराने व्हीकल्स हैं, हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और फिर जिस तरह का ये गाड़ियों की फ्यूलिंग है, ये सब हमें नुकसान पहुंचा रही है, बट व्हाट हैव वी डन टू कर्ब इट? मतलब ये जो सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं, इनकी वजह से पैदा होने वाले ये ज़रात को हम कंट्रोल कैसे कर पाए हैं अब तक, या करना कैसे चाहिए? मतलब कि हम चाइना से क्या सीखें, उन्होंने कैसे किया, दैट्स द थिंग। जी बिल्कुल, अभी ये जो रिपोर्ट आई है एयर IQ की, इसमें भी पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का ही नाम आ रहा है। लेकिन चाइना ने कुछ साल पहले ये मामला था कि बीजिंग शहर में इतनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होती थी कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इसकी तरफ खरीदने की तरफ जाते थे कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही मौजूद नहीं होती थी, या वो इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड होती थी। अभी चाइना ने जो है जहाँ-जहाँ पोल्यूशन का या स्मॉग का मसला है, वहाँ पे उन्होंने इकोलॉजिकल जोनिंग कर दी है। वहाँ पे उन्होंने जो अपने प्रिजर्व एरियाज है, जहाँ जंगलात है या ग्रीन बफर जोन्स है, उधर जोन्स बना दिए हैं कि वो कोई कटाई नहीं कर सकता। फिर वहाँ पे मजीद बफर जोन्स बढ़ा दिए हैं, बफर जोन ये ग्रीन एरियाज, ताकि ये अपने अंदर और आलूदगी को जज़्ब करें। सही। और शुरू किए हमने थे, अपने बफर लेकिन जोन क्या बढ़ाए हैं? हाँ। क्योंकि अब तो मतलब पिछले 5 हमने साल कम किए हैं। हाँ, हमने क्या बढ़ाए हैं? क्योंकि पिछले 5 साल में तो हमने देखा ये लाहौर और पंजाब तक स्मॉग की सूरत हाल थी, अब आपको सिंध में भी नजर आ रही है। जी, अब आपको इस्लामाबाद में भी नज़र आती है और थ्रू आउट द ईयर ये अब रहने लग गई है। हमने बफर ज़ोन्स बढ़ाए नहीं, हमने बदकिस्मती से शहरों वाली साइट्स पे बफर ज़ोन्स बिल्कुल ही कम कर दिए डेवलपमेंट के नाम पे, क्योंकि हमने शायद डेवलपमेंट को ये माहौलियात से बिल्कुल अलग रखा है। हम जंगल फ़ौरन काटते हैं जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करनी होती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है शहरों में फिर इवन आपकी नॉर्मल गाड़ियाँ भी जब चलेंगी या इंडस्ट्रीज़ आस-पास मौजूद होंगी या ईंटों के भट्टे मौजूद होंगे कहीं न कहीं, तो बफर ज़ोन नहीं होगा तो ये आलूदगी फैलेगी। बारिश कुछ अरसा नहीं होगी तो गर्द सस्पेंड हो जाती है और वो आलूदगी का बाइस बनती है। तो हमने तो बफर ज़ोन्स बढ़ाए नहीं हैं, हमने मज़ीद कम कर दिए हैं, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है पोल्यूशन का। चाइना से ही अगर हम सीखें तो उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा बफर ज़ोन बढ़ा दिए हैं, हम लोगों ने नहीं किए, हम इसको रिड्यूस करें। हाँ, लेकिन इधर एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी, इंडिया पाकिस्तान का एक और फैक्टर कि पाकिस्तान सर-ए-फ़हरिस्त है और इंडिया जो है उसका नाम सेकंड थर्ड पर आ रहा है। वो एक और रीज़न भी है, ये ज्योग्राफिकल रीज़न भी है, और यहाँ पे वेस्टर्लीज़ जिसको आप हवाएं कहते हैं, उसकी डायरेक्शन भी डिटरमिन कर रही होती है कि पोल्यूशन कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, तो वो भी मामला है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इंडिया पाकिस्तान को कि स्मॉग के मेजर्स किसने स्ट्रॉन्ग तरीके से लिए हैं, तो पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में तो अपनी ये इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं स्मॉग को कर्टेल करने के लिए, खास तौर पे पंजाब में। हाँ, लेकिन पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, हम पूरे मुल्क में वो मैय्यज नहीं ला सके अभी तक, सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद है। डॉक्टर साहबा, जब हम बात करते हैं हाउ टू कम ओवर द सिचुएशन ना, तो इसमें एक तो आपने बताया बफर जोन वाली बात, पंजाब की हद तक तो सिचुएशन पिछले साल की रिपोर्ट ये कहती है कि 2 स्ट्रोक से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, 2 स्ट्रोक सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन में आपका वो करता है। सो इट इज़ नॉट ओनली द बफर जोन्स कि जिनके बनाने से मामला ठीक हो जाएंगे, हमारा ट्रांसपोर्ट निज़ाम अच्छा नहीं है। आज मैं सोचूं कि मैं इस एक पॉइंट से कराची में रहते हुए, पंजाब में तो फिर ट्रांसपोर्ट सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट बफर जोन, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करना, ग्रीन पे लाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हम कितना कर्ब कर सकते हैं इस मामले को? देखिए, आपकी सस्टेनेबल मोबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जो आपकी नॉक्स और सॉक्स पोल्यूशन जिसको आप कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये निकलता है गाड़ियों के धुएं से है। तो गाड़ियां जो है हमारे मुल्क में, चले आप अभी पंजाब में बेहतरी देख भी रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, ये सिंध साइड पे ही और इलाकों में कितनी पुरानी गाड़ियां हैं जिसपे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और वो के हादसात का बाइस भी बनती है। तो सस्टेनेबल मोबिलिटी में आपके सिर्फ मेट्रो बसेस नहीं आती, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स ये भी आते हैं, और वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करनी पड़ती ताकि आवाम का रुझान बढ़े। फिर साइकिलिंग लेन्स होती हैं, फिर आपके जो है वो BRT सिस्टम होता है, तो फिर ट्रैम्स होती हैं। आप देखें यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में देखें किस तरह से उन्होंने प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग महंगी की हुई है। इवन एशिया के कितने ममालिक में, चाइना में, जापान में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट की तरफ आए। तो ये पूरी पॉलिसी आपकी बनती है जिसपे आप लोगों का कंज्यूमर अवेयरनेस करते हैं कि वो किस तरह से आते हैं। तो ये अचानक नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने इस पे अभी तक बातचीत ही हार्डली शुरू की है। हम लोगों ने इस पे अभी तक कोई इन्फोर्समेंट प्लान या मैकेनिज्म हम लेकर ही नहीं आए अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए पंजाब में इलेक्ट्रो बसेस दिख जाएंगी आपको, पर वो इलेक्ट्रो बसेस कहीं आपको ना सिंध में दिखेंगी, ना आपको केपी में दिखेंगी, या फेडरल में भी हार्डली दिखेंगी। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा फैक्टर है एयर अगर पोल्यूशन का किसी हमारे रूट्स पर मुल्क वो में। चल भी रही हैं तो वो कराची की आवाम हो गई या सिंध की आवाम हो गई, उसके लिए वो इनफ नंबर ऑफ व्हीकल्स मौजूद नहीं है कि वो कम्प्लीटली रिलाई कर सके कि अपनी वक्त पर अपनी मंजिल पे वो पहुंच जाएंगे जब भी वो घर से निकलेंगे, ताकि उनका टाइम भी सेव हो और वो कोशिश हो कि अपनी जो टू व्हीलर्स हैं या गाड़ियाँ प्राइवेट कार्स हैं उनका इस्तेमाल ना हो। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद ही करते हैं कि ये जो अगला जोन आने जा रहा है का जो वेदर आ रहे हैं, इससे पहले हुकूमतें कुछ ऐसे इकदाम उठा लें ताकि दोबारा लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बस इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक, देखते हैं आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त आ गया है कि अब हम सियासी नाश्ते का मेन्यू आपके साथ शेयर करते हैं, और वो ये है कि सिंध की सियासत एक बार फिर से गर्म होती दिखाई दे रही है। एज आई से दैट, वाई आई से दैट, बिकॉज पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान फासले बढ़ने के इशारे अब हमें मिलना शुरू हो चुके हैं। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की तब्दीली के बाद से ही हम ये देख रहे हैं कि एमक्यूएम के रवैये में सख्ती आई है, और अब अली खुर्शीदी ने खुलकर सिंध हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बना दिया है। खुर्शीदी साहब फरमाते हैं कि कराची आज भी बदतरीन शहरों में शामिल है। शहरी रोज़ाना डंपर गर्दी जैसे ख़तरनाक हादसात का शिकार हो रहे हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि बजट में अपोजिशन को नज़रअंदाज किया गया, हुकूमती अरकान को फंड दिए गए। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ उन्होंने कही थी वो ये कि पीपल्स पार्टी जो एक मोहल्ला नहीं संभाल सकती उसे सूबा दे दिया गया। इसी चीज़ को सवाल बना के चलते हैं अपने मेहमान सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब की जानिब। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जनाब। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया जनाब। सर आपको ईद और उम्रा दोनों की बहुत बहुत मुबारकबाद। इमरान साहब, ये जो सिंध में सियासी हलचल, इसको हम हलचल कहें भी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमक्यूएम को बहुत देर से गालिबन याद आया कि अरे हमारा तो गवर्नर हटा दिया है। उनसे बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया कि जब इनिशियल ये हुआ था तो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे, हम पंजाब गए सत्तू पी के बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। अब वो रिएक्शन दे रहे, तो आपको लगता है कि ये रिएक्शन जो अब आ रहा है कि बराए नाम ही आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन है नहीं। उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ी सी आपको इसके पस मंजर बता दूं कि जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मामला आपस में तय हुए थे कि कौन क्या ओहदा संभालेगा और किस तरह से हुकूमत का स्ट्रक्चर बनेगा, तो उस वक्त ये तय हुआ था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब और सिंध में उसका गवर्नर होगा, और केपी में और बलूचिस्तान में ये ओहदे जो हैं ये पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे। अच्छा, ये मामला सिर्फ इसी तरह से नहीं था, बल्कि जिस वक्त एमक्यूएम हुकूमत में शामिल हुई उस वक्त मैंने खुद एमक्यूएम के बहुत सारे रहनुमाओं से पूछा, जिनमें खास तौर पे मुस्तफा कमाल साहब भी शामिल हैं। मुस्तफा कमाल साहब से मैंने ये पूछा कि क्या ये जो सिंध का गवर्नर है इसके ओहदे के हवाले से आपकी मुस्लिम लीग नून से कोई बात हुई है? तो उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब हो या खालिद मकबूल सदीकी हो, इन सब का ये कहना था कि हमारी इस तरह से कोई बात नहीं हुई मुस्लिम लीग नून की के साथ एमक्यूएम की। लेकिन उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने शायद इस अंडरस्टैंडिंग के तहत कि चले हम एमक्यूएम को शामिल कर रहे हैं तो उनका गवर्नर है तो उसी को कंटिन्यू करवा दिया जाए, तो लिहाजा कोई बात जिस वक्त हुकूमत में शमूलियत की मामला तय हुए उसमें इनका आपस में कोई तय नहीं हुआ था। अब आ जाते हैं ये कि अगर तय नहीं हुआ था तो फिर तो यही तय था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो फार्मूला है उस पर अमल होगा। अब उतनी देर क्योंकि कामरान टेसोरी साहब को कुछ दूसरी समायत भी हासिल थी तो वो उस तरह से वो मामला चलता रहा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है उनके जो मामला थे, देखिए असल वजह तनाज़ा तो है ही कराची
अब अगर इनको ख्याल आया इस बात का कि कराची में मामला इतने खराब हैं, अभी जो आपने एक लिस्ट पढ़ के सुनाई, तो मैं तो पिछले 40 साल से आप ये देख लें कि कराची की सूरत हाल तो रोजाना की बुनियाद पे खराब से खराब ही होती रही है। सही। अब हुकूमत में एमक्यूएम बहुत अरसा शामिल रही है। एमक्यूएम के पास मेयर का ओहदा भी रहा है, एमक्यूएम के पास नाज़िम का ओहदा भी रहा है, एमक्यूएम वफाकी हुकूमत में भी शामिल रही, एमक्यूएम सूबाई हुकूमत में भी शामिल रही। तो क्या ही अच्छा होता कि एमक्यूएम खुद भी ये बता दे कि उसने अमलन कराची के लिए किया क्या। बिल्कुल। हम मान लेते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, हमारे कागजों में तो शायद पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध के लिए कुछ नहीं किया। सही। लेकिन क्या एमक्यूएम ने कराची के लिए किस तरह का काम किया कि वो जिसको मिसाल बना के साबित कर सके कि जनाब देखिए हमें मौका मिला था तो हमने तो ये कुछ कर दिया था। स्वाय मुस्तफा कमाल साहब के और वो दौर जिसमें वो नाज़िम बने, उसमें उन्होंने कुछ कराची की डेवलपमेंट के लिए काम किए। अदरवाइज एमक्यूएम ने भी कराची की तबाही में वही किरदार अदा किया जो दूसरी तमाम सियासी जमातों ने आपको किया। याकूब साहब इंटरेस्ट नज़र आता भी है एमक्यूएम का अवामी सियासत की तरफ जाने का, या फिर तनकीद बराए तनकीद से ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना एडवांटेज गेन करना चाहते हैं? व्हेन आई से दैट, कहने का मकसद ये है विफाक में वो चंद एक सीटें ले लेते हैं, वहाँ से उनकी प्रेजेंस नज़र आ जाती है। यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि वो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन में बैठकर भी वो तनकीद का किरदार अदा कर रहे हैं। दैट्स अबाउट इट। जब खुद मेयर भी थे वसीम अख्तर साहब, उनके मुसलसल वो इख्तियारात का रोना रोते रहे कि जी मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है, और अवामी सियासत से वो साइड पर ही निकलते चले गए। अब तो मेरे ख्याल में सिर्फ वफाक में ही थोड़ा बहुत जो उनका रोल नज़र आता है, जो उनको दे दी जाती है मिनिस्ट्रीज, वही है। देखिए बात ये है कि एमक्यूएम जो है ना, कराची के लोगों की बदनसीबी ये है कि एमक्यूएम इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ वो सियासत ही इक़्तिदार की सियासत कर रही है। एमक्यूएम का तर्ज सियासत एक प्रेशर ग्रुप वाला तर्ज सियासत है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मौजूदा एमक्यूएम की जो क़यादत है, ये शायद कराची के अवाम के वोटों से तो मुंतखब ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह आप ये देखें कि एक हल्के में जितने जितने वोट लेके एमक्यूएम के लोग मुंतखब होते थे, अब अगर आप देखें तो उनको जितना वोट पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे मामला जो हैं, जब तक बाइकाट लंदन से खत्म नहीं होगा, शायद कराची के अवाम, शायद कराची के लोग उस तरह से सियासत में इन्वॉल्व ही नहीं है। लिहाजा हम ऑफिशियली तो ये मानते हैं, कहते हैं और इस बात का एतराफ़ भी करते हैं कि ये कराची के नुमाइंदा लोग हैं, लेकिन क्या अमलन ऐसा है? तो अगर आप अमलन देखें तो शायद इसका जवाब आपको ना में मिलेगा। उसकी लिहाजा जब तक कराची में आप पूरी तरह से नुमाइंदा जो है वो मुंतखब नहीं करेंगे, उस वक्त तक सूरत हाल यही रहेगी। अगर हम बैठे ये बात कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या दूसरी सियासी जमातों का इस बात का इदराक नहीं है? उन्हें भी अच्छी तरह से पता है और एमक्यूएम को भी अच्छी तरह से पता है। लिहाजा ये जो मौजूदा एमक्यूएम है, इसके जो लोग हैं उनके लिए यही गनीमत है कि वो चंद वोटों से मुंतखब हो के असेंबलियों में बैठे हैं, और उसी की बिना पे अगर उन्हें वफाकी वजारतें भी मिली हुई हैं और वो अपोजिशन का झूला भी झूल रहे हैं सिंध में, तो बस ठीक है, उनकी दुकानदारी चल रही है तो चलती रहने दें। और ये दुकानदारी लेकिन भारी तो यहाँ के शहरियों पे पड़ती, चाहे वो किसी की भी हो। हमने एमक्यूएम पे काफ़ी बात कर ली, अब ज़रा पीपल्स पार्टी और इस गवर्नरशिप के मामले पे बात कर लेते हैं। कामरान टिशोरी जिस वक्त गवर्नर थे, तो वो जिसको कहते हैं ना, बहुत ही एक्टिविज़म का शिकार वो गवर्नर थे। वो उम्मीद के घंटा लगाने से लेके और अंदर दावतें करने तक उन्होंने जो भी करने की कोशिश की, बहुत से नाक़दीन उनके ये कहते हैं कि दिस वॉज नॉट द रोल ऑफ अ गवर्नर जो वो कर रहे थे, और उनकी बहुत सारी बयानबाजी ही गालिबन उनके जाने का सबब भी बनी। निहाल हाशमी को एज अ पर्सनैलिटी इमरान साहब आप कैसे देखते हैं, टू द फैक्ट के नून लीग की प्रेजेंस यहाँ नहीं है इस शहर में इतनी ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद जो सेटलमेंट आपने भी बताया कि उसी सेटलमेंट के तहत उनको लगाया गया, बट ही इज़ फ्रॉम कराची, निहाल हाशमी, सारी उनकी सियासत इसी शहर की है।
तो एज अ गवर्नर उनका रोल कैसे देखते हैं निहाल हाशमी साहब का, और एज अ गवर्नर कामरान टिसोरी साहब का रोल आप कैसे असेस करेंगे? देखिए, यहाँ पे दो चीजें मेरे भाई बड़ी वाजे हैं। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून ने, अगर आप देखें तो एक जो अच्छा फैसला किया वो ये किया कि उन्होंने ये नहीं किया कि एक स्काई लैब के जरिए से कोई वडेरा जो है उसको गवर्नर बना दिया जाता। उन्होंने अपने एक जेन्युइन कारकुन को गवर्नर का ओहदा जो है उस पर फाइज किया, और निहाल हाशमी साहब की सियासत से या उनके सियासी तर्ज अमल से आप 1001% इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि वो मुस्लिम लीग के नून के कारकुन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि वो अपनी पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि उनकी जद्दोजहद नहीं है। वो एक पढ़े लिखे आदमी है, मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है, बल्कि अगर आपके लोअर मिडिल क्लास जी से जी उनका जी ताल्लुक है तो इसमें कोई गलत ना होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छा फैसला किया है कि जिस तरह से आपने फरमाया कि इस कराची में उनकी नुमाइंदगी उस तरह से नहीं है, तो शायद इस तरह से उनका ख्याल ये भी हो कि एक तरह से तो हमारा कारकुन खुश होगा, दूसरी तरफ से ये मैसेज भी जाएगा कि हमारे साथ जो लोग होते हैं हम उनका ख्याल करते हैं, उनको याद रखते हैं। लिहाजा शायद ये, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का और मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा तबका है कराची में, तो शायद उनका ख्याल ये हो कि हम इसके जरिए से मिडिल क्लास को भी एक दफा अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकें। अब अलग बात है कि ये वो कर पाते हैं या नहीं। दूसरी बात आ गई कामरान टेसोरी साहब की। देखें, मैं फिर वापस उसी तरफ आऊंगा। कामरान टेसोरी साहब की जो सिलेक्शन थी वो सियासी बुनियादों पे तो थी नहीं। वो जिन बुनियादों पे थी और जिस सर्कल से वो आए थे, वहां से वो आए एकदम से स्काई लैब की तरह। और आपको याद होगा कि जब उनका तकर्रुर हुआ तो एमक्यूएम भी शुरू में तो नाला थी। एमक्यूएम तो उन्हें अपना नुमाइंदा मानने से ही निकारी थे, अगर आपको याद हो जी तो। बिल्कुल। हाँ जी। अब मामला ये है कि वो जहां से आए, फिर वो एमक्यूएम जो है उसने भी उनको अपना मान लिया नुमाइंदा, और उसके बाद उन्होंने जो इकदाम किए, तो देखिए कामरान टेसोरी साहब जो हैं उनका अपना अलग से एक तर्ज सियासत था। कामरान टेसोरी साहब वैसे भी हीरो के ताजिर हैं, और वो हीरे जोरी की तरह हीरे की पहचान रखते हैं। उन्हें ये पता है कि काम की जगह कौन सी है, कौन सा हीरा उन्हें कहाँ कितना फायदा दे सकता है। तो ये सारे जो मामलात हैं कामरान टेसोरी साहब में और निहाल हाशमी साहब में, उनके तर्ज जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सारी चीजें अगरचे उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की और इस तरह के कॉस्मेटिकली इकदाम किए कि जिससे ऐसा महसूस हो कि शायद गवर्नर उसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी भी उनसे नाला ही रही। पीपल्स पार्टी कामरान टेसोरी साहब से कोई इतना खुश नहीं थी। तो और अंदरूने खाना निहाल हाशमी साहब के गवर्नर बनने पर अब खुद नून लीग की जितनी प्रेजेंस है, खास करके सिंध में हम बात कर लें, चले कराची में बात कर लें, वो खुश है? क्या खबरें आ रही हैं अंदर से, ज़रा बताइएगा। और पीपल्स पार्टी कितनी ज़्यादा अलाइंड है इसके साथ? देखिए, पीपल्स पार्टी तो इस तरह से है कि उनका ख्याल ये है कि कारकुन एक है, और पीपल्स पार्टी जो है आज भी अगर किसी सियासी जमात में कारकुन की फिर भी कोई ना कोई हैसियत बाकी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। अब जहां तक बात है निहाल हाशमी साहब की, तो ये देखिए निहाल हाशमी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज्यादा मसला पैदा करें या शायद उनके लिए कोई किसी उसका बायस बने, परेशानी का बायस बने। लेकिन पीपल्स जो मुस्लिम लीग नून की आपने बात की, तो जो वडेरे हैं या जो अमीर तबका है जो हर सियासी जमात में मौजूद होता है, तो उन्हें तो किसी तौर भी एक आम कारकुन का गवर्नर के ओहदे पे फायज हो जाना मेरा नहीं ख्याल कि इतना पसंद आया हो। और फिर बशीर मेमन साहब जो हैं उनके हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं कि वो भी नाला हैं, और बशीर मेमन साहब शायद नहीं चाहते थे, लेकिन बशीर मेमन साहब का जो है वो कुर्रा निकल सकता था, उनकी लॉटरी निकल सकती थी।
लेकिन बशीर मेमन साहब का बराह रास्त जो मामला है वो आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तारपुर साहबा के साथ है। फरियाल तारपुर साहबा और आसिफ अली जरदारी साहब बराह रास्त मुखालफत है उनकी बशीर मेमन साहब के साथ। लिहाजा अगर ये मुखालफत ना होती तो फिर तो बशीर मेमन साहब शायद गवर्नर बन जाते। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सदर की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी भी उनके नाम पे मंजूरी हो ही नहीं सकती। जस्ट वन लास्ट थिंग सर, अली खुर्शीदी साहब जब धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें उन्होंने आखिरी शिकवा ये किया कि भाई पीपल्स पार्टी से एक मोहल्ला तो नहीं संभलता, वो एक मोहल्ला तो ठीक कर नहीं सकती, उसको सूबा दे दिया गया। ये दे दिया गया शायर इसमें किस तरफ इशारा कर रहा है इमरान याकूब साहब? शायद उसी तरफ इशारा कर रहा है कि जिस तरह कामरान टेसूरी साहब को गवर्नर का ओहदा दे दिया गया था। शायर का इशारा वही है कि कुछ ना करे खुदा करे, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो ये जो बात है ना, ये इशारे ना ही समझे तो बेहतर है। यहाँ पे हमेशा सियासत में वही हुआ है जिसको दे दिया गया है। हमने तो अपनी जिंदगी में या साफ्ती पूरे कैरियर में मेरिट पे को हुकूमतें बनती ना देखी हैं, ना ही जो है वो ऐसे इलेक्शन देखे हैं जिनको आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करार दे सके। तो यहाँ पे दे दिला के सब कुछ होता है। तो लेकिन जब एमक्यूएम को खुद बहुत सारे ओहदे, बहुत सारी सीटें, बहुत सारी चीजें दे दी जाती हैं तो फिर वो खुश होते हैं। लेकिन जब उन्हें वो चीजें उस तरह से नहीं दी जाती, सिर्फ 2-3 वजारतें दे के उस पर ही इत्तफा कर लिया जाता है, तो फिर उनको ये महसूस होता है कि शायद दूसरों को कुछ ज्यादा दे दिया गया है और उनको उससे महरूम रखा गया है। कुछ ना समझे खुदा करे कोई। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, आप हमें अपना वक्त दे रहे थे, अपने तजिए से आगाह कर रहे थे। और देखते हैं जनाब कि अब निहाल हाशमी का ये टेन्योर जो है वो कामरान टेसूरी के टेन्योर से कैसे डिफरेंट होता है इन द पर्सपेक्टिव के गवर्नर एक सेरेमोनियल रोल है, विफाकी रोल है, और उसको कामरान टेसूरी साहब ने जिस तरह चलाया वो अवाम में मकबूल तो होने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन क्या उस ओहदे का वो तकाजा था या नहीं, खैर ये तो वक्त बताएगा। अभी हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक अगैन। ख्वाब तो हम सब देखते हैं और उम्मीदें भी बांधते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं लगते, वो अपने ख्वाबों को हकीकत में भी बदलने की ताकत, कुव्वत और हिम्मत रखते हैं। और ऐसा ही एक ख्वाब हकीकत में बदलने निकली हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी बाइकर है गुले अफशां तारिक, जिन्होंने लंदन से लेकर लाहौर तक, आई रिपीट लंदन से लेकर लाहौर तक गैर मामूली सफ़र का आगाज़ कर दिया है। हज़ारों किलोमीटर पर उनका सफ़र ये मुहित है जो कि वो तय कर रही हैं। एब्सोल्युटली। और मुख्तलिफ मौसम, कई ममालिक और कई परेशानियाँ। द बाइक इज़ वाओ, द हार्ले, क्या बात है। ये सिर्फ सफ़र नहीं है, हौसले की दास्तान है, खुद एतमादी और आज़म की मिसाल है। तो लंदन से शुरू होने वाला ये सफ़र कहाँ कहाँ से गुजरा ये देख लीजिए। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, देन इटली, वहाँ से यूनान, उसके बाद हाफ एशिया हाफ यूरोप यानी कि तुर्की में दाखिल हुई, और उसके बाद फिर वो लाहौर पहुँच गए। वैसे तुर्की से डायरेक्ट लाहौर हमने कैसा पहुँचा है, बीच में हमने जो है वो कोई ग्रैप ही नहीं है, लेकिन चले। आई एम जस्ट वंडरिंग कि तुर्की से लाहौर के बीच में इन्होंने वो स्तान वाला रूट अपनाया होगा ना, आज़रबाईजान, उज़्बेक, ताजिक वाला जो रूट है वो इनका होगा। वेल, ये आसान नहीं है और इसी के लिए ज़रा बात कर लेते हैं गुले अफशां से। आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गुले अफशां कि कैसे उनके जहन में ये बात आई कि उन्हें सफ़र का आगाज़ करना है। अस्सलाम वालेकुम गुले अफशां, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर शो। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मोटरसाइकिल पर इतना तवील सफ़र, आपके जहन में ये बात आई कैसे कि आपने ये तय करना है? सो ये कोई न्यू आइडिया नहीं था कि मैंने मोटर बाइक चलानी है और ये राइड करनी है। बचपन से ही मेरा ख्वाब था कि मैं दुनिया घूमूं, बट ये नहीं पता था किस पर घूमूंगी और क्या करूंगी। लेकिन दुनिया घूमने का बहुत शौक़ था और बस पिछले साल मोटर बाइक तो मैंने खैर पाकिस्तान में बहुत चलाई। जब यूके मूव हुई फिर यूके आके, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है, हमारे मुल्क में मौसम ही ऐसा इस तरह का यूके में, तो मेरा बाइक बस घर में ही होता था। फिर मेरी 3.5 साल की बेटी पैदा हुई तो बस उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया सारा सिस्टम, और फिर मुझे लगा कि ज़िंदगी में कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है, वो मेरा मोटर बाइक था। तो लास्ट ईयर मेरा मोटर बाइक यूके में चोरी हुआ। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से सेव अप किया और मैंने अपना एग्जैक्टली सेम एक और मोटर बाइक लिया
और लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं कुछ वुमेन बाइकर्स के साथ जो पाकिस्तान में मेरे साथ राब्ते में उनके साथ मैं ताल्लुक़ में थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, बट उनको ये नहीं पता कि वो मुल्क से बाहर किस तरह से जाएं, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करते हैं। और मेल बाइकर तो जाते हैं, बट ख़वातीन के लिए कोई गाइडेंस नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ख़वातीन ने ट्रैवल ही नहीं किया। तो क्या कैरी करना चाहिए साथ, कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि डोंट वरी, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान आऊँगी और तुम्हें मैं दिखाऊँगी कि ये पॉसिबल है। तो ये प्लान मेरा लास्ट ईयर अक्टूबर में इनिशिएट हो गया था, और मैंने अपने ट्रिप का आगाज़ NC 500 जो नॉर्थ कोस्ट आपके UK का बिल्कुल टॉप रनर है, 500 माइल्स। ये एक बड़ा फेमस रूट है बाइकर्स के लिए, जो वो समर में करते हैं, बट मैंने विंटर में वो किया था, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा गुलफशा, ये बताइए कि चलें, ये तो ट्रैवल की आपने बात की, बट ऑन द होल क्या ट्रैवल के अलावा भी आप पहले से बाइकिंग कर रही थी? आई मीन इसकी तरफ आपका कैसे आना हुआ, और वाज देयर एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट इवेंट दैट टुक प्लेस और फिर आपको इंक्लिनेशन हुई इस तरफ आने की? का जो मैंने सोचा वो कुछ मतलब जो मेरा रुझान था वो अचानक से नहीं आया था। मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था। मैंने स्टार्ट साइकिलिंग से किया था पाकिस्तान में, जब मैं चाइना बॉर्डर तक साइकिलिंग पर गई थी, साइकिलिंग करके। फिर उसके बाद मैं मोटर बाइक पर आ गई, क्योंकि मैंने ये देखा था कि मुझे घूमना फिरना पसंद है रादर दैन साइकिलिंग। सो मैंने मोटर बाइक ले लिया था, और मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में पढ़ाया करती थी, मैं मोटर बाइक पे जाया करती थी। तो मैं लाहौर के अंदर छोटे होंडा बाइक पे घुमा फिरा करती थी। फिर उसके बाद मैंने बड़ा बाइक लिया, और फिर मैंने पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के अंदर घूमा। मैंने 3 नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए। मतलब पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए बहुत मैंने काम किया, ख़वातीन के हकूक़ के लिए। फिर उसके बाद कुछ साल पहले मैं पाकिस्तान से बाहर आ गई, UK में मूव हो गई अपनी जॉब और एजुकेशन के लिए, और फिर मेरी बेटी पैदा हो गई। और फिर उसके बाद थोड़ा सा चीज़ें स्लो डाउन हो गई मेरी मोटर बाइकिंग, और वेदर भी UK का हर वक्त बारिश होती है, तो थोड़ा सा टफ़ था मौसम भी। लेकिन ये है कि पिछले साल फिर मेरा मोटर बाइक चोरी हुआ UK के अंदर, तो मुझे लगा कि कुछ कमी है मेरी लाइफ में, कुछ मिसिंग है। तो मैंने दोबारा से सेव अप किया और मोटर बाइक दोबारा से ले ली। राइट, इट इज़ नॉट ईजी व्हेन यू आर अ वुमन एंड यू गोइंग ऐसे इलाकों में जहाँ से आप वाकिफ़ नहीं होते। ऐसा ही है UK में। आप खुद अभी बता रही हैं कि UK में आपकी बाइक चोरी हो गई, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में क्या सिचुएशन हो सकती है आपको नहीं पता होता। तो ऑब्वियसली एक फियर ऑफ अननोन भी होता है। तो वो कभी आपके जहन में नहीं आया कि पता नहीं वहाँ हालात कैसे होंगे, सूरत हाल कैसी होगी, मैं कहीं फंस ना जाऊँ, मैं निकलूँगी कैसी अगर ऐसी कोई मुश्किल पैदा हो गई? तो ये एक बड़ा चैलेंज है। जो था वो मेरी बेटी है, क्योंकि वो 3.5 साल की है, और ये फ़र्स्ट टाइम है कि मेरे बगैर वो रह रही है। लेकिन वो है पाकिस्तान में। UK से वो और मेरे हस्बैंड दोनों फ्लाई करके पाकिस्तान चले गए थे जब मैंने अपना मोटर बाइक का ट्रिप स्टार्ट किया था। फ़िज़िकल जो चैलेंजेस हैं, वेदर, रोड कंडीशन, खाना, वो सब तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मतलब वो तो है ही टफ़। वो तो मतलब कल अब जिस तरह मैं पहाड़ों में जा रही थी, जो शार्प टर्न्स थे, मैंने पाकिस्तान में सारा नॉर्थ किया हुआ है, लेकिन जो शार्प टर्न्स मैंने कल कवर किया और जब मैंने स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियाँ की थी, वो बहुत मुश्किल थी। तो वो चैलेंजेस तो डिफरेंट है, लेकिन बीइंग अ वुमेन पाकिस्तान से और अपनी बेटी को इस तरह अकेले छोड़ा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वो है, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल है। लेकिन मेरा जो कॉज़ है व्हील्स फॉर फ्रीडम, वो बड़ा कॉज़ है, वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए है, दुनिया की ख़वातीन के लिए, स्पेशली पाकिस्तान की, ईरान की, मेरे हमसाया ममालिक की, कि सबको फ्रीडम होनी चाहिए मोटर बाइक चलाने की, या जो भी वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हैं। तो उस कॉज़ की वजह से उसे मुझे परसू किया कि मैं ये अपनी जर्नी कंटिन्यू रखूं। अच्छा, ये लंदन से लाहौर तक के इस पूरे सफ़र में आपका सबसे बड़ी कॉज़ क्या है? सबसे बड़ा मकसद क्या है? सब कुछ करने के पीछे व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वांट टू गिव? देखिए, लंदन से लाहौर तक का जो मेरा सफ़र है वो मेरा जो मेन मैसेज है वो व्हील्स फॉर फ्रीडम है। ख़वातीन के हकूक़ के लिए मैं ये राइड कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी अगर आप पॉपुलेशन देखें हमारे मुल्क में ख़वातीन की, एक बहुत बड़ा नंबर है, और जिसमें से सिर्फ चंद ख़वातीन मोटर बाइक चला रही हैं, या चंद ख़वातीन हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आ रही हैं, या वो कर रही हैं जो वो करना चाहती हैं।
तो मुझे बल्कि पिछले साल ही कुछ बाइकर ख़वातीन ने लाहौर से रब्ता किया था और वो मुल्क से बाहर जाना चाहती थी, बट उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है कि वो मुल्क से कैसे बाहर जाएं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इंटरनेशनल परमिट कैसे लेना है, कार नेट कैसे लेना है मोटर बाइक का। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि मैं मोटर बाइक पे आऊँगी और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये पॉसिबल है, क्योंकि आज से पहले पाकिस्तान से किसी भी लड़की ने बाहर इस तरह से ट्रैवल नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर बहुत ट्रैवल करती हैं, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो नंबर बहुत कम है। मतलब कुछ चंद ख़वातीन हैं जो ट्रैवल करती हैं, और मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है। जिस तरह यूके में, ग्रीस में जा रही हूँ, मुझे इतनी सारी ख़वातीन बाइकर्स मिलती हैं, रिसीव करती हैं, मैं उनसे मिल रही हूँ, मैं बुक भी लिख रही हूँ उनके ऊपर। लेकिन ये है कि हमारे पाकिस्तान में भी ये आम होना चाहिए। एंड इट्स गुड टू हेयर कि ख़वातीन की अपनी एक कम्युनिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि बाइकर्स हैं और जो बाइक ट्रैवलिंग को फ़रोग दे रही हैं, और आप जिस तरह से अपने साथ साथ दूसरी ख़वातीन को लिफ्ट कर रही हैं, दैट्स अ ह्यूज कॉज। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब जब आपने अपने हस्बैंड को बताया होगा, और आपकी बेटी को आप बार बार जिक्र भी कर रही हैं कि आपकी 3.5 साल की बेटी है और वो आपके लिए खुद भी मुश्किल है, क्या रिएक्शन था आपकी इमीडिएट फैमिली का व्हेन यू टोल्ड देम कि आपको अब जाना है एक लंबे सफ़र पर फ्रॉम लंदन टू लाहौर? ये तो उसका रद्द-ए-अमल तो ख़ैर ये है कि वो मतलब थोड़ी सी उदास है मेरे लिए पाकिस्तान में, तो वो तो नज़र आ रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत डरे हुए थे, बहुत सपोर्टिव हैं। सवात से उनका ताल्लुक़ है, बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया। वही मेरी बेटी को लेके पाकिस्तान गए हैं और वहाँ पे उसका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन मुश्किल है, वो दुआ कर रहे हैं कि सब ठीक हो। डेली मैं अपनी लोकेशन भी शेयर करती हूँ, लेकिन ये कि मुश्किल है क्योंकि रोड कंडीशन, माउंटेन, सम टाइम मेरे पास इंटरनेट नहीं होता, राब्ता नहीं हो पा रहा होता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ट्रिप को थोड़ा मुश्किल बना रही हैं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें कहा था कि मैं इस तरह जा रही हूँ, तो मतलब नेगेटिव रिस्पांस नहीं था, बट उन्हें था कि शायद वो भी साथ चल सकते हैं, शायद गाड़ी पे मुझे फॉलो कर लेंगे। लेकिन ये है कि जब हम लोगों ने टेस्ट राइड भी की यूके में, तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है और मेरा जो मिशन था वो यही दिखाना था कि मैं अकेले सफ़र कर सकती हूँ और ख़वातीन अकेले भी सफ़र कर सकती हैं दुनिया में कहीं पर भी। तो फिर यही प्लान किया कि वो लोग पाकिस्तान चले गए मेरे ट्रिप से पहले, और मैं अब आ रही हूँ और वो लोग मेरा वहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी बाकी सारी फैमिली के साथ। ये मुझे बताइए कि अब तक के आपके सफ़र में कौन से रास्ते, कुछ तो आप बता रही हैं स्विट्ज़रलैंड की जो पहाड़ियाँ हैं, उनके जो टर्न्स हैं वो बड़े मुश्किल हैं, इसके अलावा कौन कौन से मुल्क या कौन से रास्ते आपको मुश्किल लगे? पूरे रास्ते में अभी तक जो चैलेंजिंग डे था वो वाला दिन था जब मैं फ्रांस से निकली थी, डिजॉन से, और फ्रांस से ही मैंने उसी दिन स्विट्ज़रलैंड भी जाना था। और क्योंकि वो पूरे एल्प्स हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हिमालयाज़ की रेंज है ना, बहुत सारे पहाड़ सारे साथ होते हैं, इस तरह वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और इटली के सारे एल्प्स इकट्ठे हैं, सारी माउंटेन इकट्ठी हैं, और वो फुल कवर्ड थी स्नो से। यहाँ पे ये होता है कि अगर स्नो बहुत ज़्यादा हो तो वो आपको गुजरने ही नहीं देते। तो लेकिन मेरी लक अच्छी थी, जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन थोड़ा सा सनी वेदर था, रोड जो थे वो क्लियर थे, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। और वो मेरा सबसे मुश्किल दिन था क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्न्स थी, शार्प टर्न्स थी, और मेरा जो है बाइक है वो कम सीसी का है, उसका इंजन साइज़ छोटा है, लेकिन उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। तो उसकी पावर, उसका बैलेंस मेंटेन करना और उन टर्न्स पे जाना बहुत चैलेंजिंग था। और बहुत सारे तो गांव इस तरह के मैंने देखे बिल्कुल अबेंडन थे, खाली थे, कोई बंदा नहीं था सड़क पर, और दूर दूर तक कोई भी मेरे रूट पर नहीं था, मतलब ना कोई गाड़ी, ना कोई बाइक, ना कोई बंदा। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था कि अगर कुछ हो गया मेरे बाइक को तो यहाँ पे सर्विस मिलना मुश्किल होगी। और दूसरा, जब मैं उन टर्न्स पर जा रही थी अक्सर हिरन क्रॉस करते थे सड़क के ऊपर से, तो वो थोड़ा सा डेंजरस था कि मुझे टर्न करते हुए मुझे ये भी फोकस करना होता था कि कोई भी जानवर, जंगली जानवर भी आ सकता है, और मुझे अपनी बाइक पे भी फोकस करना होता था कि मैं एहतियात से स्लो, मेरा यही मोटिव है, स्लो आराम से बट सेफली मैंने ट्रैवल करना है। तो जब खासकर मैं पहाड़ों में जाती हूँ तो मैं इसी तरह आराम आराम से दूसरे गियर, तीसरे गियर, उससे ज़्यादा मैं स्पीड नहीं करती और मैं आराम आराम से आती हूँ। यू हैव अ हैवी व्हीकल, नॉट इजी टू कैरी दैट व्हीकल, और ख़ास तौर पे माउंटेनियस रेंज पर आप इस तरह से कर रहे हो। सब वी आर ऑल्सो प्रेइंग एंड होपिंग कि आपका सफ़र अच्छे से गुजर जाए। पाकिस्तानी ख़वातीन को कोई ख़ास पैगाम अगर आप गुलफशान देना चाहें?
पैगाम मेरा ख़वातीन के लिए यही है कि आप जो करना चाहती हैं अपनी लाइफ में आप कर सकती हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस ज़िंदगी में। इट्स जस्ट कि आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको फोकस चाहिए कि आपने ये करना है। और जब आप वो ठान लेते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं तो आप वो कर लेते हैं। तो मेरा जो स्लोगन है व्हील्स फॉर फ्रीडम, ये मेरा जो मोटर बाइक है ये सबकी फ्रीडम के लिए है। ये जो मैं राइड कर रही हूँ ये सब ख़वातीन के हकूक़ के लिए है। अगर आप मुझे देख रही हैं और आप कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहती हैं, आप पेंटर बनना चाहती हैं, आप सिंगर बनना चाहती हैं, आप बाइकर बनना चाहती हैं, तो ज़रूर करें। आपको पहला जो स्टेप होता है आपके कंफर्ट जोन से बाहर, वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक दफ़ा जब आप कर लें तो नोबडी कैन स्टॉप यू। तो इंशाल्लाह मैं जल्द पाकिस्तान सेफली पहुंचूंगी और तमाम लोगों से मिलूंगी और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरा ये जो जर्नी है ये सेफली कंप्लीट हो जाए। वंडरफुल मैसेज, थैंक यू सो मच गुल फशान, वाज वंडरफुल ऑन द शो। वी आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर यू कि आप लाहौर सही सलामत पहुंचे, अपनी बेटी से मिलें और आपकी अचीवमेंट बहुत सारी ख़वातीन के लिए मशले राग़िब हो। अरे सिर्फ ख़वातीन क्यों, मर्दों के लिए भी। इसी के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे अब कल। रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।